हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एस फार्मा में। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एचएपी फर्स्ट की, जो कि आपको बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। और उसका आज हम कवर करेंगे सॉल्व्ड शॉर्ट एंड लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका यहाँ पे कवर होगा यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 5 तक जितने भी लॉन्ग और शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। टोटल क्वेश्चन मैं यहाँ पे आज कवर करूंगा केवल एक ही वीडियो में। और जितना भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे टोटल क्वेश्चन आपको सोल्यूशन के साथ मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप ये टोटल वीडियो, ये जो एक सिंगल वीडियो है, अगर आप इसे फुल वॉच कर लेते हो तो 100% क्या है, आप पास हो सकते हो, ठीक है। बट आपको क्या करना है, इसको फुल वॉच करना है, तभी आप पास हो सकते हो, ठीक। तो इसमें आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे नंबर 1 से लेकर नंबर 5 तक टोटल आपको लॉन्ग मिलेंगे, और जितने मिलेंगे आपको सॉलिड ही मिलेंगे। लॉन्ग मतलब ये है 7 वाला भी मिलेगा आपका और 10 मार्क्स वाला भी मिलेगा। अगर 7-10 मार्क आप कवर कर लेते हैं तो 2 मार्क उसमें ऑलरेडी कवर हो जाता है हमारा, ठीक है। बड़ी बड़ी हेडिंग में 2 मार्क्स वाले यही सब छिपे होते हैं। तो आज हम उसी की बात करेंगे। महामैराथन प्लस 160 वाली वीडियो हमारी ये होने वाली है। तो अब हम इसमें बात करेंगे जो हमारा ये पहला क्वेश्चन बनेगा आपके यूनिट नंबर फर्स्ट से यह बनेगा। अब देखो, जो हमारे यूनिट नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन यह है कि एक्सप्लेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहला क्वेश्चन हमारा क्या बना है कि एक्सप्लेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो क्या है, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को आपको एक्सप्लेन करना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अक्रॉस करता है, मतलब क्रॉस कर रहा है, ठीक है। इसी को हमको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। अब देखो, अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन मींस मूविंग सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ सेल्स। अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा यही होता है कि जब हमारे सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से कोई भी मैटर, बाहरी मैटर जब हमारे सेल के अंदर आए या तो सेल से बाहर जाए, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मींस क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, कोई भी मैटर जब हमारे सेल के अंदर आता है या तो सेल से बाहर जाता है, उन्हें हम बोलते हैं अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे लिखा गया कोई भी सब्सटेंस जब मूव करता है आउट ऑफ सेल या इन ऑफ सेल, ठीक है, या तो अंदर आएगा या तो बाहर जाएगा, उसी को हम बोलते हैं अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द प्रोसेस बाय विच सेल्स मूव सब्सटेंस लाइक न्यूट्रिएंट्स। अब तो यहां मैं कोई सब्सटेंस बताया था ना, लेकिन अब देखो उस सब्सटेंस में क्या होता है। द प्रोसेस बाय विच सेल्स मूव सब्सटेंस लाइक न्यूट्रिएंट्स वास्ट एंड आयन अक्रॉस दियर मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे देखो, जो वो सब्सटेंस था वो न्यूट्रिएंट्स हो सकता है, वास्ट हो सकता है, आयन होता है, ठीक है, जो कि मेम्ब्रेन की हेल्प से अक्रॉस करते हैं। और ये क्यों करते हैं क्रॉस, कि हमारे सेल का जो बैलेंस है और हेल्थ हुआ मेंटेन बना रहे, ठीक है, इसीलिए ये क्रॉस करते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हो बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगी है और कुछ न्यूट्रिएंट्स वगैरह, जैसे हमारे न्यूट्रिएंट्स वास्ट आयन, ये सब ट्रांसफर हो रहे हैं। तो कुछ को ये हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है अलाउ नहीं करती है, ठीक है, और कुछ को अलाउ करती है। जो जिसको अलाउ करेगी वो देखो अंदर आए हैं, जिसको नहीं अलाउ करती वो बाहर ही पड़े रहेंगे, ठीक है। अब देखो, इसको एक वर्ड में हम लोग और जानते हैं, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के नाम से अगर पूछा जाएगा तो आप लोग वहां डिस्टर्ब ना होइएगा। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट भी एक यही है, अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये देखो 3 टाइप का होता है। एक हमारा होता है पैसिव, एक होता है एक्टिव, एक होता है एंडोसाइटिस। पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस, ठीक है। अब यह कभी कभी 2 मार्क्स का भी पूछता है, तो यहाँ पे देखो कवर तो हो ही जा रहा है, 7 भी, 2 भी, 10 भी, टोटल क्वेश्चन आप यहाँ पे कवर हो जा रहा है। केवल आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो ये आप सभी के लिए होने वाली है। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की हम बात करें तो अब देखो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में हमें क्या पढ़ना होता है। ये सारी चीजें पढ़ने से पहले हम अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट समझ लेते हैं तो ये तीनों चीजें जो होती है हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाती है। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बात करें, इट इज बेस्ड ऑन डेंसिटी। पहली बात तो ये है, अगर कंसंट्रेशन की बात की जाए तो वह डेंसिटी पे बेस ही करेगा। When any drug or substance move from high concentration to lower concentration, इस कंडीशन में ऐसा होता है जब कोई ड्रग या सब्सटेंस हमारा हाई कंसंट्रेशन की तरफ से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, बीच में कोई हमारी ये मेम्ब्रेन लगी है और इधर कोई भी ड्रग या सब्सटेंस या न्यूट्रिएंट्स वगैरह का हाई कंसंट्रेशन है, जब वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है तो उन्हें हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। अब हम आगे की देखते हैं, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब हम उसी को एक एक को डीप में करेंगे, जो यहाँ पे आपका लिखा था ऐसे पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव सब लिखे थे ना। अब हम आगे एक एक को हम डीप में करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें पैसिव ट्रांसपोर्ट आपका क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज अक्रॉस ए सेल मेम्ब्रेन विदाउट यूजिंग एनर्जी। अब देखो क्या है ये, इसके पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि सेल मेम्ब्रेन से कोई भी मूवमेंट, कोई भी सब्सटेंस मूव करता है सेल के अंदर या बाहर, तो वही जो सब्सटेंस सेल के अंदर या बाहर मूव करते हैं, तो कुछ सब्सटेंस के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायर होती है और कुछ की एनर्जी की नहीं रिक्वायर होती, ठीक है। तो जिस सब्सटेंस में एनर्जी की रिक्वायर नहीं होती है, आसानी से
वह अक्रॉस हो जाता है उन्हें हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। मतलब विदाउट यूजिंग एनर्जी कोई भी सब्सटेंस अक्रॉस हो रहा है मेम्ब्रेन के सेल मेम्ब्रेन में बिना एनर्जी का यूज किए तो उन्हें हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब देखो क्या है, इसके अंडर में आएंगे हमारे पैसिव डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ओस्मोसिस। ठीक है, ये तीन चीजें आती हैं। तो सबसे पहले हम कवर कर लेंगे अपना पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है। इट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लाइक एज मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज हाई टू लो कंसंट्रेशन। वही सीधी सी बात की गई है कि हाई कंसंट्रेशन की तरफ से लो कंसंट्रेशन की तरफ कोई भी सब्सटेंस का जब मूवमेंट होता है हमारे सेल में तो उन्हें हम बोलते हैं पैसिव डिफ्यूजन। अब यहाँ पे देखो ये आपको सब दिख रही है मेम्ब्रेन, और ऊपर आपका क्या है न्यूट्रिएंट्स वास्ट आयन वगैरह सब है, और नीचे क्या है मेम्ब्रेन के हेल्प से सभी लोग क्रॉस हो रहे हैं, इन्हें हम बोलते हैं पैसिव डिफ्यूजन। और इधर देखो हाई कंसंट्रेशन है कि नहीं, इधर भर भर के सभी लोग प्रेजेंट है, और इधर क्या है धीरे धीरे अभी आ रहे हैं तो लो कंसंट्रेशन, तो हाई से लो की तरफ सभी आना शुरू कर दिए हैं। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की हम बात करें तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हमारा क्या होता है या भी हम देख लेते हैं। इट इज ए टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट वेयर प्रोटीन्स हैव सब्सटेंसेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। अब देखो यह क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। यहाँ पे क्या है, प्रोटीन के हेल्प से हमारा कोई भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह सेल के अंदर आते हैं। ठीक है, प्रोटीन एज अ कैरियर वहां पे काम करता है, प्रोटीन उसको पकड़ेगा तब प्रोटीन खींच के लेकर सेल के अंदर आएगा। इसीलिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हमारा क्या इसको बोला जाता है, प्रोटीन इसमें हेल्प करता है सब्सटेंस को सेल मेम्ब्रेन में लाने के लिए। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने में सेल में लाने के लिए। अब देखो ये वर्क कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स। ठीक है, सबस्टेंसेज बाइंड कैरियर प्रोटीन, जो भी सबस्टेंस रहेंगे पहले वो कैरियर प्रोटीन से बाइंड कर लेंगे। ठीक, कैरियर प्रोटीन मतलब क्या है, वाहक। ठीक है, जो सबस्टेंस को लेके सेल के अंदर तक जाएगा। नाउ अब क्या होगा, प्रोटीन चेंज से प्रोटीन जो रहेगा उस सबस्टेंस का या और अपना शेप को चेंज कर लेगा। मूविंग सबस्टेंस अक्रॉस मेम्ब्रेन, उसके बाद जब शेप चेंज कर लेगा तो सबस्टेंस को लेके तुरंत सेल मेम्ब्रेन के रास्ते से होते हुए सेल के अंदर घुस जाएगा। तो यही है इसका पूरा मैकेनिज्म, मतलब ये वर्क कैसे करता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का। ठीक है, अब देखो हम एक टॉपिक और कवर कर लेते हैं, ऑस्मोसिस इसी में है। इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मींस वाटर जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो ये क्या है, वाटर का मूवमेंट। ठीक है, पार्टिकल्स फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब देखो तीनों आपको सेम ही दिख रहा होगा कि आप बोल रहे हो सर सब में यही हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन बात कर रहे हैं, लेकिन हर एक में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस जरूर है। देखो यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जब मूव करेगा तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की हेल्प से मूव करेगा और कोई भी सॉल्वेंट हमारा होगा। ठीक है, अब देखो ओस्मोसिस भी समझ चुके, फैसिलिटेटेड भी समझ चुके, पैसिव भी समझ चुके। ठीक है, अब इसमें जो हमारा सेकंड था यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, तो हमारा पैसिव कवर हो चुका है ना, या पैसिव कवर होगा। अब हम एक्टिव की बात करें तो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज अक्रॉस ए सेल मेम्ब्रेन यूजिंग एनर्जी। अब पहले में आप लोगों को देखा था कि विदाउट यूजिंग एनर्जी था ना, यहाँ पे देखो आपको दिखाया, मैं इसके पहले बताया था कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमारा विदाउट यूजिंग एनर्जी कोई भी सब्सटेंस पार कर जाता है। ठीक है, लेकिन एक्टिव में क्या है, हमें एनर्जी देना पड़ता है, या तो वह जो सब्सटेंस होता है वह एनर्जी का यूज करके तब क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार करता है, तो उन्हें हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब देखो इसमें क्या होता है, इन दिस प्रोसेस एटीपी आर यूज टू फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का जो होता है ना वो एटीपी के टाइप से यूज किया जाता है एनर्जी। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में दो आते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, तो प्राइमरी हमारा क्या होता है, इसमें एटीपी जो है डायरेक्टली यूज की जाती है एनर्जी के टाइप से, और सेकेंडरी में क्या होता है, इन दिस इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट आर यूज इंस्टेड ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट यूज किया जाता है एनर्जी के रूप से। ठीक है, इसमें अगर एग्जांपल देखा जाए तो सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर वगैरह होते हैं ना, ये सारी चीज हमारे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आते हैं, ये सब आप याद कर लीजिएगा। अब देखो जो हमारा थर्ड उसी में था वह था इंडोसाइटोसिस। अब देखो यह भी क्या है, दो टाइप से वर्क करता है, एक फैगोसाइटोसिस एक पिनोसाइटोसिस। फैगो में क्या होगा कि ये सेल ईटिंग होंगे और ये सेल ड्रिंकिंग होंगे। अपटेक ऑफ सॉलिड पार्टिकल, जब ईटिंग होगा तो सॉलिड पार्टिकल को ये अपटेक करेंगे, और ये ड्रिंकिंग है ना, तो ड्रिंकिंग मीन फ्लूइड ही तो होगा, तो फ्लूइड को ये अपटेक करेंगे। अब देखो इन दिस ट्रांसपोर्ट ड्रग्स ऑफ वेरी लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स गेट ट्रांसपोर्टेड एंगल्फ्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन। अब जब कोई भी ड्रग्स या फूड पार्टिकल या प्रोटीन वगैरह जब बड़े होते हैं तो सेल के अंदर कैसे होते हैं, मतलब एंट्री करते हैं इनगल्फमेंट के हेल्प से। अब यहाँ पे देखो कोई भी फूड पार्टिकल्स है या तो कोई ड्रग मेडिसिन वगैरह है, अब ये सेल के अंदर इन्हें आना है तो सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से नहीं आएंगे, तो दूसरा रास्ता भी ये फॉलो कर सकते हैं। दूसरा रास्ता के लिए ये है, पहले प्रोसेस में इतने दूर थे, दूसरे प्रोसेस में थोड़ा सा ये शेप चेंज करके इनके थोड़ा 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 धीरे धीरे करीब करीब आते आते इनके अंदर एंट्री कर लेंगे। ठीक है, 3 4 5 स्टेप होता है, ये सारी चीजें आप इसी तरह फिगर बना दीजिएगा, बिल्कुल आप फुल नंबर पा जाएंगे। ठीक है,
अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, ड्राइव वेल लेबल डायग्राम ऑफ सेल एंड इट्स फंक्शन। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि सेल का अच्छा सा एक डायग्राम बनाना है और उसका फंक्शन लिखना है। ठीक है, कभी कभी क्या आएगा क्वेश्चन कि ऑर्गेनल्स को भी आप डिफाइन करो और ऑर्गेनल्स के नाम लिखो। ठीक है, तो अगर आप ये समझ जाते हैं तो ऑर्गेनल्स ऑटोमेटिक आप डिफाइन कर सकते हैं। अब सेल देखो सभी को पता होगा कि यह हमारा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है किसी भी लिविंग थिंग्स का या तो हमारे बॉडी का। ठीक है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हमारी बॉडी का ये होता है, ये तो सभी को पता ही है। अब देखो यह क्या है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी है। ठीक है, अगर सेल ना रहे तो हमारी बॉडी जो है नहीं बन पाएगी। जैसे कि एक कोई रूम होता है छोटे छोटे ईंट के हेल्प से तब जाके एक रूम तैयार होता है ना, तो वैसे हमारी जो बॉडी होती है छोटे छोटे सेल की हेल्प से तब जाके पूरी बड़ी सी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो सेल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ इसीलिए बोला जाता है। ए ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ अबाउट 100 ट्रिलियन सेल। एक ह्यूमन बॉडी अगर देखी जाए तो 100 ट्रिलियन सेल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। अब 100 ट्रिलियन मतलब आप अनुमान या अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा होता है। अब देखो वहां पे आपको इमेज फिगर की बात की होगी ना, तो अब देखो यहाँ पे ये फिगर बना है, या फिगर जो हमारा एक स्टूडेंट बना के दिया है, तो ये देखो फिगर पे आप लोग रेटिंग करो कि फिगर कितना अच्छा है। ठीक है, जैसा ही फिगर हो आप उसी के अकॉर्डिंग कमेंट जरूर करिएगा कि सर फिगर मतलब रेटिंग कैसी है। अब देखो क्या है, ये फिगर आपका है, ऊपर आपको साइटोप्लाज्म दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे कैमरे में थोड़ी कम आ रहा है। अब देखो ऊपर आपको साइटोप्लाज्म दिख रहा है और इधर आपको ये जो वाला पार्ट है ये सेंट्रोसोम है, और यहाँ पे देखो सेल मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे देखो लाइसोसोम है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे स्मूथ वाला है, और यहाँ पे देखो आपको राइबोसोम, इधर गोल्जी बॉडी, और इधर माइटोकॉन्ड्रिया, और इधर ओक्यूल, और इधर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इधर आपका मेन जो सेंटर वाला न्यूक्लियस, और उसके बाहर वाला जो है वो न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो अगर आपको ऑर्गेनल से पूछेगा तो यही सारी चीजें आप जो 10-12 हैं आप यही लिख के आ जाएगा, और सबके बारे में 2-2 लाइन लिख दीजिएगा तो ऑर्गेनल्स वाला भी टॉपिक आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसकी फंक्शन की बात करें तो ये जो सेल आप लोगों ने देखा इसका फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी में। सबसे पहला फंक्शन रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, जनरेट एनर्जी फ्रॉम न्यूट्रिएंट। जो हम लोग न्यूट्रिएंट्स खाते हैं उनसे एनर्जी निकालने या जनरेट करने का भी ये सेल ही हमारा हेल्प करता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो क्रिएट्स न्यू सेल थ्रू सेल डिवीजन। अब देखो न्यू सेल को क्रिएट करना भी जरूरी होता है, और यही हमारा रिप्रोडक्शन, जब सेल डिवीजन हमारा रिप्रोडक्शन करते हैं सॉरी फ्रेंड, जब सेल अपना रिप्रोडक्शन करते हैं तो सेल डिवीजन होता है और तब जाके किसी भी सेल का रिप्रोडक्शन होता है। कम्युनिकेशन की बात करें, सेंड एंड रिसीव सिग्नल, ये क्या है कि कहीं से या सिग्नल को सेंड करते हैं या रिसीव करने का भी हेल्प करते हैं। जैसे कि मान लो ये पूरी बॉडी है, यहाँ पे हम टच कर रहे हैं तो ये कोई सेल ही है, तो सेल पे टच करते हैं तो सिग्नल आ जाता है पूरे हमारे ब्रेन तक, तो ये सेल ही इसमें इन्वॉल्व होते हैं। स्टोरेज की बात करें तो सेल स्टोर न्यूट्रिएंट्स सच एज ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड फॉर लेटर यूज। सेल में ही हमारे स्टोर होता है ग्लूकोज और अमाइनो एसिड और भी सारे होते हैं जो कि लेटर यूज, मतलब जैसे हम एक आध दिन अगर खाना वाना ना खाएं तब भी हमारा ये सब सीक्रेट होते रहते हैं और हम कुछ काम वगैरह कर सकते हैं धीरे धीरे। ठीक है, वास्ट मैनेजमेंट क्या है, ये हमारे वास्ट को भी रिमूव करता है हमारे बॉडी से। ठीक, तो ये सेल का भी टॉपिक क्लियर हुई आपको। अब देखो शार्ट नोट एंड मिटोसिस, कभी कभी आपको मिटोसिस पे शार्ट नोट लिखने के लिए आ जाता है, तो मिटोसिस की पूरी फुल कंप्लीट हम बात करें तो मिटोसिस पहले बात करें कि क्या होता है। ठीक है, मीटोसिस इज द प्रोसेस बाय विच ए सेल डिवाइड्स इनटू 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल। मीटोसिस में ऐसा होता है कि जब एक सेल जो होता है 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल में डिवाइड होती है तो उन्हें हम बोलते हैं मीटोसिस, आल्सो नोन एज एम फेज और मीटोटिक फेज। इसे अगर एम फेज या मीटोटिक फेज भी बोलते हैं। अगर ये दोनों नाम से क्वेश्चन में आ जाता है तो आप डिस्टर्ब बना होइएगा, मीटोसिस ही लिख के आइएगा। ठीक है, इन दिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल इज सेम एज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट सेल। आप देखो जितने भी क्रोमोसोम डॉटर सेल में रहेंगे वही सेम क्रोमोसोम हमारे पेरेंट सेल में भी हो जाते हैं। ठीक, अब देखो इट अकर्स इन 2 पार्ट, ये 2 पार्ट में होता है, एक कैरियोकाइनेसिस एक साइटोकाइनेसिस। ठीक, कैरियोकाइनेसिस हमारा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, बाकी ये जो साइटोकाइनेसिस होता है ये सिंगल ही होता है। अब हम एक एक को डीप में करेंगे। कैरियोकाइनेसिस हमारा क्या होता है, इट इज ए प्रोसेस बाय विच द सेल न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर न्यूक्लियाई। इसमें जो सेल का न्यूक्लियस होता है ये 2 डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे आपको न्यूक्लियस दिख रहा होगा ना, ये 2 डॉटर सेल में 2 डॉटर सेल के न्यूक्लियाई में ये डिवाइड हो जाते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। अब इसमें आपका आता है प्रोफेज। अब देखो प्रोफेज क्या होता है, दिस फेज बिगिंस विथ इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोमल मटेरियल लाइक एज क्रोमैटिन। इसमें क्या है, स्टार्टिंग में ही ये जो हमारे क्रोमोसोमल मटेरियल होते हैं उनका कंडेंसेशन होने लगता है। जैसे कि क्रोमोसोमल मटेरियल हमारा होता है क्रोमैटिन का ही कंडेंसेशन होने लगता है। अब मेटाफेज में क्या होता है, दिस फेज बिगिंस विथ कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। अब देखो क्या है,
कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाता है हमारा जो न्यूक्लियर वहां पे डेवलप कर रहा है उसी का। ठीक है, मेटाफेज हो गया ये। अब हम सेकंड देखते हैं एनाफेज। एनाफेज से पहले कुछ हम देख लेते हैं, उसी का टॉपिक था क्रोमोसोमल कंडेंसेशन कंप्लीटेड एंड टू सिस्टर क्रोमैटिड्स आर होल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोसोम। अब देखो जब वो इन्वेलप होता है तो दो सिस्टर न्यूक्रोमैटोड्स बनता है और उसको सेंट्रोसोम उसको पकड़ के रखा होता है। अब एनाफेज की बात करें तो एनाफेज में हमारा क्या होता है, बिगिंस विथ स्प्लिटिंग ऑफ ईच क्रोमोसोम। अब देखो वहां पे जितने भी क्रोमोसोम रहेंगे अब स्प्लिट मतलब दो बन जाएंगे, कॉपी कर लेंगे। ठीक है, सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स एंड मूव टुवर्ड्स अपोजिट वर्ड। अब देखो दोनों क्या करेंगे, ये अलग अलग हो जाएंगे और एक दूसरे के अपोजिट इन लोग भागना स्टार्ट करेंगे। अब टेलोफेज की बात करें हम तो लास्ट स्टेज ऑफ मिटोसिस। ये क्या मिटोसिस का लास्ट स्टेज है। इन दिस क्रोमोसोम्स लूज इनडाइवेंटिटली है। ठीक है, मतलब होता है डीकंडेंसेशन एंड क्रोमेटिन मटेरियल इज कलेक्टेड एज मास एट टू पोल्स। अब टोटल ओवरऑल अगर इसमें देखा जाए तो ये जब दोनों पोल्स पे जाते हैं ना तो वहां पे कुछ ही मास, इनका कुछ मास होता है, मास मतलब वेट वगैरह होता है, तो वहां पे जब कलेक्ट हो जाते हैं तो वहीं पे न्यूक्लियस का डेवलपमेंट करते हैं, तो वहीं पे हमारा जो है दो ठो न्यूक्लियाई बन जाता है। ठीक है, यही हमें बनाना था। अब देखो क्या है साइटोकाइनेसिस क्या होता है। साइटोकाइनेसिस में हम लोग देखेंगे इट इज द डिवीजन ऑफ द पेरेंट सेल साइटोप्लाज्म आफ्टर न्यूक्लियर डिवीजन टू फॉर्म टू डाटर सेल। इसमें देखो साइटोप्लाज्म क्या है, ये डिवाइड होता है। यहाँ पे देखो साइटोप्लाज्म में जब इधर ये ब्रेक डाउन हो गया तो दो डाटर सेल बना लिया और दो न्यूक्लियस भी हो गया, इन्हें हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो आपका यह भी क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे, और यह जो वीडियो है अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो ताकि वह भी इसका फायदा ले सकें। और अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, वहां पे रेगुलर अपडेट वगैरह नोट्स वगैरह सारी चीजें आपको मिलती रहती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक्सप्लेन नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म विथ एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या करना है, नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म बताना है बट एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है। अब देखो होम्योस्टैसिस, सबसे पहले हम बात करें इसमें आता है नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक में हमारा सबसे पहले आता है होम्योस्टैसिस। तो हमें होम्योस्टैसिस देख लेना बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि होम्योस्टैसिस क्या होता है। ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है, एक हमारा होम्यो होता है, एक हमारा होता है स्टैसिस। होम्यो मतलब होता है सेम, स्टैसिस मतलब होता है स्टेट। जहां पे सेम स्टेट देखा जाए उन्हें हम बोलते हैं होम्योस्टैसिस। अब देखो होम्योस्टैसिस लाइक योर बॉडीज। अब देखो जब हम अपने बॉडी गार्डन देखते हैं इसे हम लोग बोलते हैं बैलेंस कीपर। बैलेंस कीपर मतलब जैसे एक तराजू होता है तो वो जब मतलब किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बैलेंस को बराबर कर देता है ना, वैसे हमारा होम्योस्टैसिस होता है। या भी हमारे बॉडी के बैलेंस को मेंटेन किया रहता है, जैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट दोनों को मेंटेन करके ही रखता है। निगेटिव फीडबैक सिस्टम, अब देखो इसमें दो सिस्टम आते हैं हमारे ना, निगेटिव और पॉजिटिव, यही दोनों हमें बात करने थे। अब सबसे पहले हम कवर करेंगे अपना निगेटिव का। तो निगेटिव क्या है, किसी भी चीज को हम जब हमारी बॉडी में कोई भी चीज बढ़ जाए तो उसको डिक्रीज मतलब घटाने के लिए हम लोग निगेटिव मतलब माइनस और डिक्रीज मतलब ही घटाना, तो माइनस मतलब घटना होता है। तो निगेटिव अगर आ जाए तो वहां पे तुरंत आप लोग सेंस लगा जाएगा कि अब हमारे बॉडी में हमारा टेम्परेचर बहुत हाई है, उसे हमें घटाना है। ठीक है, व्हेन एनीथिंग इज इंक्रीज इन आवर इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब बॉडी, जब कोई भी चीज हमारे बॉडी के अंदर मींस इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर बढ़ जाती है देन दिस सिस्टम इज ट्राई टू बैक इनटू नॉर्मल कंडीशन बाय डिक्रीजिंग इट। अब यह सिस्टम क्या करता है, उसे को घटा करके नॉर्मल सिस्टम में ले आने का हेल्प करता है हमारा निगेटिव फीडबैक सिस्टम। अब बात करें जब किसी को बुखार हो जाता है मतलब फीवर हो जाता है, उस समय हमारे बॉडी का टेम्परेचर एक्सेस हो जाता है। मींस देखो टेम्परेचर एक्सेस हुआ, हमारी जो स्किन थी वह गर्म हुई, हाइपोथैलेमस सेक्रेट कर रहा है बराबर, उसके बाद टेम्परेचर भी निकला, उसके बाद रेगुलेशन सेंटर तक आती है बातें, उसके बाद वहां से स्वीट ग्लैंड क्या है एक्टिव हो जाता है। ठीक है, स्वीट ग्लैंड जब एक्टिव होगा फिर स्वीटिंग मतलब पसीना तेजी से निकलेगा। जब पसीना तेजी से निकलेगा तो हमारे बॉडी के अंदर से जो भी हीट है वह भी निकलेगा पसीने की हेल्प से। उसके बाद हमारा टेम्परेचर जो थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, तो फीवर में टेम्परेचर बढ़ा और यहाँ पे टेम्परेचर घटा। हम लोग निगेटिव की बात कर लेना, तो निगेटिव मतलब घटाना था तो हम लोग घटा दिए। ठीक, अब पॉजिटिव में बात करें तो पॉजिटिव जस्ट उसी का रिवर्स आप लोग समझ लीजिएगा। जब कोई भी चीज हमारे बॉडी के अंदर बढ़ जाती है तो उसे हमें घटाना होता है। व्हेन एनीथिंग इज डिक्रीज इन आवर इंटरनल एनवायरनमेंट, जब हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में कोई भी चीज घट जाती है, इट ट्राई टू बैक इनटू नॉर्मल सिचुएशन बाय इंक्रीजिंग इट। तो हमें जब इसे नॉर्मल सिचुएशन में लाना होता है तो इन्हें हम क्या करते हैं, अब घटाने का काम करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है एग्जाम्पल क्या है, जैसे चाइल्ड बर्थ के समय में इनपुट, जैसे कोई भी इनपुट आता है तो वह कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, यूटरस वगैरह की बात यहाँ पे हो रही है। इनपुट आया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हार्मोन रिलीज हुआ, यूटरस कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो बर्थ आसानी से हो सकता है।
अब उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट का, तो जो हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है वह है व्हाट इज टिश्यू, क्लासिफाई एपिथेलियल टिश्यू इन डिटेल। आपको यहाँ पे बताना है कि टिश्यू क्या होता है और एपिथेलियल टिश्यू को आपको डिटेल में बताना। तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इसे अच्छे से देखना है। सबसे पहले हम बता दें आपको टिश्यू क्या होता है। एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन। ये क्या होता है, सिमिलर सेल का एक ग्रुप होता है कि जो कि क्या है स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है हमारे बॉडी के अंदर। दे आर फाउंड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और यह क्या है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ही पाया जाता है। जैसे हम लोग क्या है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और हम लोग के अंदर टिश्यू भी पाया जाता है। यहाँ पे देख रहे हो सेल है और ये जब ग्रुप ऑफ सेल हुआ तो हमारा बन जाता है टिश्यू। लेकिन क्या ये भी ध्यान देना है कि सिमिलर सेल होने चाहिए, ठीक है, तब जाके आपका टिश्यू बनेगा। अब देखो इसी में आपको एपिथेलियल टिश्यू को डिटेल में देखना है तो हम आपको इस अपने नोट्स के हेल्प से बताते हैं। तो यहाँ पे आपको पूरा टिश्यू का ये डिटेल है, ठीक है। यहाँ पे देखो एपिथेलियल को ही आपको डिटेल में करना है, तो हम लोग एक ही को देखें, कागरे ये सब देख ले हैं, बाकी आप लोग ओवरऑल इसको रीड कर लीजिएगा, शायद ये भी आ सके। अब देखो एपिथेलियल टिश्यू हमारा होता है सिंपल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड टिश्यू और ग्लैंडुलर टिश्यू। अब एक में हमारा आता है 4, सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबाइडल, सिंपल कोलुमनार, सिंपल सिलिएटेड, ठीक है। अब स्ट्रेटिफाइड हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल, स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार और ट्रांजिशनल। अब उसके बाद देखो ग्लैंडुलर में हमारा आता है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। अब हम एक एक को यही क्या है डीप में देखेंगे क्योंकि हमें एपिथेलियल डिटेल में करना है। बाकी कनेक्टिव टिश्यू वाले लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव कार्टिलेज, बोन ब्लड, ये सारी चीज आप लोग पढ़ लीजिएगा। और इसमें है मस्कुलर में हमारा स्मूथ, कार्डियक, स्केलेटल, नर्वस में हमारा है न्यूरॉन्स और ग्लियल सेल, ठीक है। ये सब आप लोग एक ओवरऑल एक बार देख लीजिएगा। अब हम जो हमें डीप में करना है ये एपिथेलियल टिश्यू ही करना है। अगर देखा जाए एपिथेलियल हमारे आउटर लेयर पर प्रेजेंट होते हैं, ये तो सभी को पता होनी चाहिए, ये सब कॉमन चीजें हैं। अब देखो क्या है, इसको हम लोग एपिथेलियल के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। ये कॉमन नेम इसका है एपिथेलियम। इट इज द लार्जेस्ट शीट ऑफ सेल्स, ये क्या है सेल्स का लार्जेस्ट शीट है, दैट फॉर्म्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ ऑल द बॉडी सरफेस। और हमारे बॉडी के सरफेस पे जहां कहीं भी लाइनिंग है वहीं पर ये एपिथेलियल टिश्यू हमारे पाए जाते हैं। इट हैज ए फ्री सरफेस, इसका जो सरफेस होता है वो बहुत ही फ्री होता है। एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज कंपैक्टली विथ लिटिल इंट्रासेलुलर स्पेस। अब जो देखो एपिथेलियल सेल होते हैं वो अरेंज होते हैं कंपैक्टली विथ लिटिल इंट्रासेलुलर स्पेस। आप देखो इनके बीच में जब ये अरेंज होते हैं तो इनके बीच में सेल में जो गैप होती है बहुत ही कम होती है, इंट्रासेलुलर स्पेस जो होती है बहुत ही कम होती है, उसी के अकॉर्डिंग ये कंपैक्टली अरेंज हुए होते हैं, मतलब बहुत करीब करीब ही होते हैं। जनरली दे आर ए वस्कुलर एंड डू नॉट हैव ब्लड वस्कुलर। अब देखो क्या है ये अवस्कुलर होते हैं, मीन्स इसमें क्या है ब्लड नहीं पाया जाता है, ठीक है। एपिथेलियल मतलब हम सबसे ऊपर की बात करते हैं, बहुत ही लो अमाउंट में, कहीं भी देखा जाए रेयर केस में तो थोड़े थोड़े पाए जाते हैं। बाकी ये इमेज है एपिथेलियल सेल, ये आपका दिख रहा है, इसके अंदर का न्यूक्लियस है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन आपको नीचे दिख रही है, बाकी ब्लड कैपिलरी सबसे नीचे आपको दिखेगी। इसीलिए बोला जाता है कि हैव डू नॉट हैव ब्लड वेसल्स, इसमें क्या है ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती है, ठीक है। अब एपिथेलियल सेल की हम आगे की बात करें तो इसका फंक्शन वगैरह भी देख लेते हैं, कभी 2 मार्क्स का भी पूछ सकता है। तो देखो इसका फंक्शन क्या है, दे प्रोवाइड कवरिंग टू आवर बॉडी एंड वेरियस इंटरनल ऑर्गन। ये देखो हमारे बॉडी को एक कवरिंग लेयर भी प्रोवाइड करते हैं और भी इंटरनल ऑर्गन हमारे बॉडी के अंदर होते हैं उनको भी ये कवर करने का हेल्प करते हैं। दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ आवर बॉडी, और ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। दे हेल्प इन सेक्रेशन ऑफ वेरियस हार्मोन, और अलग अलग हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन होते हैं ना, उनके सेक्रेशन में भी ये हमें हेल्प करते हैं। दे आल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन ऑफ वास्ट प्रोडक्ट, और वास्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रिएट करने में भी ये हेल्प करते हैं। अब देखो एपिथेलियल टिश्यू का क्लासिफिकेशन आप वहां पे जरूर देखे होंगे, अब यहाँ पर भी एक आपको क्लासिफिकेशन बनाना पड़ सकता है। एपिथेलियल टिश्यू में सिंपल ग्लैंडुलर कंपाउंड, सिंपल में हमारा आता है सिंगल लेयर ऑफ सेल लाइनिंग ऑफ द बॉडी कैविटीज, और ये ट्यूब वगैरह। एग्जांपल क्या है इसका, अल्वियोलर सेल, ठीक है, स्क्वैमस, क्यूबाइडल, कोलुमनार, सिलिएटेड, ये सब आ गए। ग्लैंडुलर में हमारा एंडो एक्सो आ जाता है। कंपाउंड हमारा क्या होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक लेयर होते हैं सेल के, और प्रोटेक्टिव फंक्शन ये करते हैं, जैसे चिक सेल होते हैं ना, और इसमें हमारे आते हैं स्टेरिफाइड स्क्वैमस, स्टेरिफाइड कोलुमनार और ट्रांजिशनल। अब हम एक एक की डीप में देखते हैं। तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सबसे पहले हम कवर करेंगे। इट इज फ्लैटेंड सेल्स विथ इरेगुलर बाउंड्रीज, ये क्या होंगे फ्लैटेंड सेल होंगे, मतलब जो चिपटे हुए सेल होंगे, और इसकी बाउंड्री इरेगुलर रहेगी, कोई इसका शेप वगैरह नहीं होता है, ठीक है। इट फॉर्म्स डिफ्यूजन बाउंड्रीज, अब देखो यह क्या है डिफ्यूजन बाउंड्री के मतलब पाए जाते हैं। इट अकर्स इन द अल्वियोली ऑफ लंग्स, अब क्या है ये लंग्स के अल्वियोली, लंग्स में अल्वियोली प्रेजेंट होता है ना, उन्हीं के आसपास में ये पाए जाते हैं। और ब्लड जो ब्लड वेसल्स होती है उनके लाइनिंग पर भी ये पाए जाते हैं, और लिम्फ वेसल्स के लाइनिंग पर भी ये सब पाए जाते हैं। अब हम आगे की बात करें तो इनका भी आप लोग फिगर देख लो, तो फिगर इनका कुछ इस तरह बनेगा हमारा, ठीक है। नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन सब में रहेगा, ये स्क्वैमस सेल्स है, बाकी ये फ्लैट होते हैं, ये मैं पहले ही आपको बता ही दिया, ठीक है। सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम हमारा क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप सेल। इसमें क्या है जो सेल का शेप रहेगा वह क्यूब शेप रहेगा और सिंगल लेयर रहेगा, ठीक है।
दैट रेस्ट ऑन ए बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये सारी चीजें बेसमेंट मेम्ब्रेन पर रेस्ट करती रहेंगी। रेस्ट मतलब ये उसी पे टिकी रहेंगी। सरफेस ऑफ ओवरी लाइन, और देखो इसका लोकेशन क्या होता है, जैसे ओवरी लाइन के सरफेस पर भी आप इसे देख सकते हो, किडनी ट्यूब्यूल्स पर भी आप इसे देख सकते हो, और थायराइड ग्लैंड्स पे भी आप इसे देख सकते हो। ठीक है, ये सब इसका लोकेशन, अगर 2 मार्क्स में कभी लोकेशन पूछता है तो आप लोग ये सारी चीजें लिख सकते हो। अब इसके फिगर की हम बात करें तो यहाँ पे देखो क्या है, ट्रेन के डिब्बे की तरह रहेगा, क्यूब शेप का रहेगा सेल, और बेसमेंट मेम्ब्रेन पे सारे सेल आके चिपके रहेंगे। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, सिंगल लेयर का सेल है और क्यूब शेप का है, बेसमेंट मेम्ब्रेन नीचे है। ठीक, फंक्शन की बात करें इसका तो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, सेक्रेशन एंड एक्सक्रीशन, ये हमारे बॉडी को मैकेनिकल सपोर्ट, सेक्रेशन, एक्सक्रीशन ये सारी चीजें ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये इसका फंक्शन है। सेकंड थर्ड की बात करें सिंपल कोलुमनार एपिथेलियल की, तो अपीयर कॉलम लाइक इन वर्टिकल सेक्शन, इसमें क्या है, कॉलम लाइक के होंगे लेकिन वर्टिकल सेक्शन में जितने भी टिश्यू रहेंगे, सेल रहेंगे, वो देखने को मिलेंगे। न्यूक्लियस यूजुअली लोकेटेड नियर द बेस, अब देखो बेस जो है वो ज्यादातर, सॉरी फ्रेंड्स, ये जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहेंगे ज्यादातर वो बेस में ही प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, अब बेस का सेंस यही है, ये हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये सेल है, और जो न्यूक्लियस हमारे ये बेस के मतलब करीब में ही प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, ये सिंपल कोलुमनार का इमेज था हमारा। अब नेक्स्ट की बात करें इसके फंक्शन का, तो सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, पहला फंक्शन इसका सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन है, दूसरा एक्सक्रीशन और तीसरा या ना चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा जो है प्रोटेक्शन है। ठीक है, तो आप लोग इसे 4 लाइन में भी लिख सकते हो, अगर कॉपी नहीं आपकी फिल हो रही है तो एक लाइन में सेक्रेशन कर देना, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, प्रोटेक्शन। ठीक है, ये सारी चीजें आप इस तरह कुछ अपनी कॉपी को भी भर सकते हो। अब सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम की बात करें तो ये क्या है, कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ क्यूब-लाइक सेल, ये क्या है, क्यूब-लाइक सेल के होंगे लेकिन एक सिंगल लेयर ही सेल इसमें प्रेजेंट रहेंगे, और इसे आप स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल नाम से भी जान सकते हो। लोकेशन की बात करें तो फ्यू पोर्शन ऑफ वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, कुछ पोर्शन जो होते हैं ब्रेन के वेंट्रिकल्स में पाए जाते हैं, और कुछ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपर वाले पार्ट में पाए जाते हैं। ये देखो बेसमेंट मेम्ब्रेन नीचे है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स में रहेंगे, और कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, बीच में आपकी ये न्यूक्लियस है। ठीक है, अब इसकी फंक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन एंड सेक्रेशन एंड मूव म्यूकस, 3 फंक्शन इसके हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा लास्ट वाला है इसी में वह है ग्लैंडुलर मतलब एक्सोक्राइन या एंडोक्राइन। ठीक है, एक्सोक्राइन की हम बात करें तो एक्सो और एंडो, एक्सोक्राइन में है इसमें डक्ट्स प्रेजेंट रहेंगे, ये डक्टलेस रहेंगे, और ये क्या करेंगे, सेक्रेट सेल प्रोडक्ट्स लाइक म्यूकस, सलाइवा, ऑयल, मिल्क एंड डाइजेस्टिव एंजाइम। ये क्या करेंगे, सेल प्रोडक्ट को सेक्रेट करेंगे, जैसे म्यूकस, सलाइवा, ऑयल, मिल्क एंड डाइजेस्टिव एंजाइम है। और ये क्या है, ये ऐसा कुछ नहीं करते हैं। इनका एग्जांपल सलेवरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, इनका एग्जांपल टेस्टिस, पैनक्रियास, पिट्यूटरी ग्लैंड, ओवरी, ये चीज होती है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट वाला, तो इसमें नेक्स्ट अभी हमारा ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं हमारे, दीज आर दोज टिश्यू इन व्हिच सेल्स आर अरेंज इन मल्टीपल लेयर, इसमें क्या है, जो सेल्स होंगे हमारे मल्टीपल लेयर में अरेंज होंगे। ठीक है, अब देखो क्या है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, इसका जो पहला वाला है होता है सब टाइप स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होता है। स्ट्रेटम मींस क्या होता है, लेयर होता है। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल लेयर, इसी से हमें पता चल रहा है कि ये बहुत से लेयर से मिलकर बना होता है। लोकेशन की बात हम कर ले तो स्किन है, ओइसोफेगस है, लाइनिंग ऑफ माउथ, ये सारी चीजें यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। और ये देखो इसका कुछ स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये स्ट्रेटिफाइड है। स्ट्रेटिफाइड मतलब होता है वन ओवर अनदर, एक के ऊपर एक, तो फ्लैट लाइक सेल होंगे, और यहाँ पे देखो स्ट्रेटिफाइड फॉर्मेशन हुआ है, और नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है। अब देखो कोलुमनार एपिथेलियल क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड वाला, इट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल लेयर ऑफ रेक्टेंगुलर शेप सेल। ये क्या है, इसमें क्या है, रेक्टेंगुलर शेप के सेल होंगे लेकिन मल्टीपल होंगे। और इसकी लोकेशन की बात करें तो यूरेथ्रा, म्यूकस मेम्ब्रेन, लाइनिंग ऑफ आईलिड, ये यहाँ पे सारी चीजें ये प्रेजेंट आपको मिलेंगे स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा इमेज, इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन नीचे लगा है, कोलुमनार एपिथेलियल यहाँ पे है, और फंक्शन इसका जो होता है प्रोटेक्शन एंड सिक्रेशन का होता है। अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट में हमारा है ट्रांजिशनल एपिथेलियल। अब ट्रांजिशनल एपिथेलियल में हमारा ये होता है, इट इज प्रेजेंट एट द साइट विच आर सब्जेक्ट टू चेंज इन स्ट्रेस एंड टेंशन। अब देखो जब हमको टेंशन होती है तो स्ट्रेस होती है, तब जाके अपनी कुछ ये कला दिखाते हैं और थोड़ी सी चेंजिंग इसमें आ सकती है। इसका लोकेशन होता है यूरिनरी ब्लैडर पर, और जिसका फंक्शन होता है ये कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं हमारे बॉडी के लिए। ठीक है, तो आपका जो ये वाला क्वेश्चन था एपिथेलियल टिश्यू को डिटेल में लिखना था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो आएगा तो कन्फर्म है इतना। ठीक है, अब देखो क्या है, इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने यूनिट नंबर सेकंड में। अब देखो यूनिट नंबर सेकंड में हम लोग देख लेते हैं
यूनिट नंबर 2 का जो आपका पहला क्वेश्चन बनता है वह डिफाइन एक्सियल स्केलेटल सिस्टम इन डिटेल। ठीक है, यही क्वेश्चन हमारा पहला बनता है। आपको एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को डिटेल में लिखना है। तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम हमारा क्या होता है? द सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्केलेटन इंक्लूड्स स्कल, स्पाइन, रिबकेज एंड स्टर्नम। अब देखा जाए एक्सियल स्केलेटल सिस्टम मतलब हम बोलते हैं कि हमारे जो ये स्केलेटल सिस्टम है उसका ये सेंट्रल पार्ट होता है। सेंट्रल पार्ट में हमारा ये आता है, जैसे स्कल हो गया हमारे बॉडी के सेंट्रल पार्ट में ही तो स्कल आएगा। स्पाइन हो गया मतलब स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड, ये भी सेंटर में आएगा। रिबकेज भी आपको सेंटर में दिखता है और स्टर्नम भी आपको सेंटर में दिखता है। ये सारी चीजें क्या है? ये सब कॉमन पॉइंट है, आप लोग इसे बनाकर भी आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें देखो क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। वर्टेब्रा कॉलम होता है जिसे हम स्पाइन बोलते हैं, स्कल जिसे क्रेनियन एंड फेस हो गया, और रिब केज में 24 रिब्स होंगे और स्टर्नम में ब्रेस्ट बोन आते हैं। ठीक है, अब हम एक एक को डिटेल में देखते हैं। तो वर्टेब्रल कॉलम की सबसे पहले बात करें तो वर्टेब्रल कॉलम हमारा क्या होता है? आल्सो कॉल्ड द स्पाइन और बैकबोन, जिसे हम क्या स्पाइन या बैकबोन भी बोलते हैं। इसमें क्या है 33 कनेक्टेड बोन्स हमारी प्रेजेंट होती है। जैसे कि जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें छोटी छोटी 33 बोन कनेक्ट होती है। ऐसा तो नहीं है कि एक बोन यहाँ से यहाँ तक ऐसे डायरेक्टली होती है, उसमें छोटी छोटी 33 बोन आपस में ज्वाइंट हुए होते हैं गोटियों की तरह। ठीक है, अब देखो ये क्या है, स्कल से हमारा निकलता है और कमर तक आता है। अब देखो प्रोवाइड सपोर्ट, ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी और प्रोटेक्शन की भी। ठीक है, अब इसकी फंक्शन की बात करें तो हमारे बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है, अब हम स्कल की बात करें तो स्कल मतलब खोपड़ी के बारे में सभी को पता ही होगा। ये स्कल क्या होता है? स्कल इज ए बोन स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। अब ये क्या होता है, ये जो हमारी स्कल होती है ये बोनी स्ट्रक्चर होती है, मतलब इसमें क्या है, ये हड्डी वाला स्ट्रक्चर होता है ना। इसमें देखो मांस तो बहुत कम देखने को मिलेगा, बाकी सब हड्डी हड्डी ही दिखेगी, इसीलिए इसको बोनी स्ट्रक्चर बोला जाता है। और जो कि हमारे ब्रेन स्कल में हमारा प्रेजेंट होता है, ब्रेन को ये प्रोटेक्ट करता है और सेंसरी ऑर्गन को भी प्रोटेक्ट करता है और फेशियल फीचर को भी ये मेंटेन किए रहता है। सेंसरी ऑर्गन जैसे आंख, कान है ना, ये सब इसको भी प्रोटेक्ट करता है। अब इसमें क्या है, क्रेनियन है, फेस है और ईयर ओसिकल है। क्रेनियम क्या होता है? फ्लैट एंड इरेगुलर शेप का होता है। फेस क्या है? 14 बोन जिसमें प्रेजेंट होती है। ईयर ओसिकल मतलब 6 बोन्स प्रेजेंट होती है उसमें। ठीक है, और नेक्स्ट की बात करें तो रिबकेज हमारा आता है। रिबकेज में देखो क्या होता है, इट इज आल्सो नोन एज थोरैक्स, इसे हम क्या है थोरैक्स भी बोलते हैं। इट इज लाइज बिटवीन द हेड एंड एब्डोमेन एरिया, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हेड और एब्डोमेन एरिया में हमारा प्रेजेंट होता है रिबकेज। इट प्रोटेक्ट द ऑर्गन्स लाइक हार्ट, लंग, और ये हमारे कुछ इंटरनल ऑर्गन होते हैं जिसे ये प्रोटेक्ट करता है, जैसे हार्ट है और लंग है, ये सारी चीजों को ये प्रोटेक्ट करता है। अब हम देखते हैं स्टर्नम, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा टॉपिक इसमें है स्टर्नम। द स्टर्नम आल्सो नोन एज द ब्रेस्ट बोन, स्टर्नम को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेस्ट बोन भी बोल सकते हैं। इट इज ए लॉन्ग एंड फ्लैट बोन विच इज लोकेटेड इन सेंटर ऑफ द चेस्ट, ये लॉन्ग एंड मतलब थोड़ी सी लंबी बोन होती है जो कि हमारे ये यहाँ पे चेस्ट पर ये लोकेटेड होती है। ठीक है, यहाँ पे देखो सीधे सीधे क्या लिखा गया, इट इज ए लॉन्ग एंड फ्लैट बोन, ये ए लॉन्ग मतलब थोड़ी सी लंबी और फ्लैट बोन्स होती है जो कि कहाँ पे होती है? सेंटर ऑफ द चेस्ट, चेस्ट के सेंटर में ये प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है एक्सप्लेन द एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मसल कॉन्ट्रेक्शन का एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आपको सीधा सीधा लिख देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक सेकंड आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बना लीजिए, मैं इसका जस्ट तुरंत क्वेश्चन मिल जाए कॉपी में। यहाँ पे देखो क्या करना है आपको, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे एनाटॉमी का। सबसे पहले हम बात करें आपको कि स्केलेटल मसल्स क्या होता है। ठीक, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है डीप में कभी कभी पूछता है, तो हम डीप के अकॉर्डिंग यहाँ पे कवर करेंगे। दीज आर दोज मसल्स विच आर अटैच टू द बोन्स, ये ऐसे बोन्स होते हैं, सॉरी फ्रेंड्स, ये ऐसे मसल्स होते हैं जो बोन्स से अटैच होते हैं। ठीक है, एंड हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बोन्स एंड ज्वाइंट, और ये क्या करते हैं? बोन्स और ज्वाइंट के मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। इट इज कंट्रोल बाय द नर्वस सिस्टम, और इसे क्या है? नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इट कंप्राइजेज अबाउट 40% ऑफ बॉडी मसल्स, अगर देखा जाए तो टोटल बॉडी जिसमें हमारे बॉडी में जो टोटल मसल्स होती है उसका 40% यही होते हैं। दीज आर सिलेंड्रिकल शेप, अब देखो क्या है, इसका जो शेप होता है वह सिलेंड्रिकल होता है। अब हम आगे की बात करें तो दीज आर दोज मसल्स विच अटैच ऑन द स्केलेटल सिस्टम, ये ऐसे मसल्स होते हैं जो स्केलेटल सिस्टम से अटैच होते हैं। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ बॉडी बाय यूजिंग प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, और ये बॉडी के ये मूवमेंट में रिस्पॉन्सिबल होते हैं जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवा करके। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल अगर क्वेश्चन में कभी आ जाता है, ये देखो इसका ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर है, मतलब एनाटॉमी है, अभी ये चल रहा है, फिजियोलॉजी भी आगे मैं बात करूंगा। तो इसकी एनाटॉमी जो है यहाँ से बोन से स्टार्ट होगी और बाकी यहाँ आपको टेंडन दिख रहा होगा और यहाँ पे स्केलेटल मसल दिख रहा होगा। ठीक है, ये मसल फोसिकल है और यहाँ पे मसल फाइबर आपको दिखेगा
बाकी यहाँ मायोफाइब्रिल्स लिखेगी, ठीक है। और यहाँ पे ये सब रिसेप्टर वगैरह सब प्रेजेंट रहेंगे और ये सेल है, ठीक है। एक सार्कोमेर वाली सेल रहेगी जो कि बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ द सेल, ठीक है। ये सेल पहले मैं बता दिया। और इसी में से दो हमारे एक्टिन, मायोसिन और एक्टिन निकलेंगे जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्ट के लिए, रिलैक्सेशन के लिए यही हमारे दो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब मैं आगे आपको एक फ्लो चार्ट के हेल्प से बता दूंगा तो आपका टोटल डाउट इजी वे में क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखो आपको स्केलेटल मसल दिख रहा होगा ना, उसके बाद मसल फोस्कल, उसके बाद मसल फाइबर, मायोफाइब्रिल, सार्कोमेयर, उसके बाद मायोफिलामेंट, उसके बाद थिन फिलामेंट। ये जो है दो टाइप में डिवाइड होते हैं, थिन और थिक में। और एक एक्टिन हो जाएगा, एक मायोसिन हो जाएगा। यही दोनों क्या है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए, ठीक है। जब ये सारी प्रोसेस चलने लगती है तो हमारी बॉडी का जो मूवमेंट होता है वह भी स्टार्ट हो जाता है। अब हम इसके एक ही स्टेप की बात करें तो थिन फिलामेंट आर कंपोज्ड ऑफ एक्टिन प्रोटीन। जो थिन फिलामेंट होता है ये एक्टिन प्रोटीन का मतलब होता है और अप्रॉक्स 5 nm डायमीटर इन फाइबर। अगर फाइबर में अगर देखा जाए तो 5 nm का डायमीटर भी इसका होता है। और जो थिक फिलामेंट होता है ये मायोसिन का होता है और इसका 15 nm डायमीटर होता है फाइबर से रिलेटेड, ठीक है। इलास्टिक फिलामेंट्स आर कंप्राइज ऑफ टाइटिन प्रोटीन। जो इलास्टिक फिलामेंट हमारे होते हैं वो टाइटिन प्रोटीन के मतलब बने होते हैं। अब फिजियोलॉजी की बात करें तो कभी कभी ये अलग से फिजियोलॉजी ही केवल पूछता है, तो मैं लॉन्ग में कवर कर दे रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। मसल कॉन्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस इन विच मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एंड हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी। यही तो मैं शुरू से ही पढ़ाते चला रहा हूं कि मसल कॉन्ट्रैक्ट एक प्रोसेस है जहां पे हमारी मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है, जिससे हमें हेल्प मिलता है मूवमेंट में, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इज आल्सो कॉल्ड मसल टूच। अब मसल कॉन्ट्रैक्शन को मसल टूच भी हम लोग बोल सकते हैं। इन विच द लेंथ ऑफ मसल्स फाइबर इज चेंज। इसमें क्या है, मसल फाइबर होता है वो थोड़ी सी लेंथ में अपने चेंजिंग कर लेता है। जब लेंथ में चेंजिंग होगा तभी तो हमारा कुछ मतलब मूवमेंट संभव होगा। स्टेप ऑफ मसल कंट्रोल कितने स्टेप में ये होता है। अब सबसे पहले देखो क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल्स डाउन मोटर न्यूरॉन। अब जो एक्शन पोटेंशियल होते हैं वो मोटर न्यूरॉन के हेल्प से ट्रेवल करेंगे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे आएंगे। उसके बाद वहां पे प्रेजेंट होता है एसीएच। एसीएच मतलब एसिटाइलकोलिन रिलीज इनटू सार्कोलेमा, ठीक है। ये जो एसीएच होता है सार्कोलेमा में रिलीज होता है। एक्शन पोटेंशियल ऑन सार्कोलेमा, उसके बाद सार्कोलेमा पर एक्शन पोटेंशियल आ जाएगा। फिर क्या करेगा, सोडियम आयन रस इनटू मसल सेल। उसके बाद जो सोडियम आयन होगा वो इंटर करेगा। रस मतलब होता है इंटर मसल सेल, मसल सेल में ये इंटर करेगा। उसके बाद कैल्शियम रिलीज फ्रॉम सिस्ट्रेनिया। उसके बाद जो कैल्शियम होता है वो सिस्ट्रेनिया से रिलीज होगा। उसके बाद मायोसिन हेड्स अटैच टू एक्टिन। उसके बाद मायोसिन का जो हेड होगा वो एक्टिन के हेड से अटैच हो जाएगा। उसके बाद मसल कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो सीधे सीधे हमारा कवर हो गया कि मसल कॉन्ट्रैक्शन का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ड्रा ए फ्लो चार्ट, ठीक है। आपको फ्लो चार्ट बताना है और किसका बताना है, फ्लो चार्ट बनाना है और डिवीजन ऑफ स्केलेटल सिस्टम एंड डिफाइन द अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर को आपको डिटेल में लिखना है और फ्लो चार्ट बनाना है डिवीजन स्केलेटल सिस्टम का। तो यहाँ पे डिवीजन स्केलेटल सिस्टम टोटल यहाँ पे आपको दिखा गया है। ये दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, एक्सियल में और अपेंडिकुलर में। और आपको डिस्क्राइब करना है अपेंडिकुलर का, ठीक है। अपेंडिकुलर को आपको डीप में करना है। सबसे पहले हम डिवीजन कैसे होता है इसको आपको बता दूं। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम यहाँ पे लिखा गया है। एक होता है हमारा अपेंडिकुलर में जिसमें 126 हड्डियां होती हैं, एक्सियल में आती हैं 80 हड्डियां। अपेंडिकुलर में हमारा जैसे लिम्स बोन 120 और 120 में हमारा 4 लिम्स 60 होता है, ह्यूमरस 2 होता है, रेडियस 2 होता है, अल्ना 2 होता है, कार्पसल 16 होता है, मेटाकार्पसल 10 होता है, फेलेंजेस 28 होता है, ठीक है। अब उसके बाद हिंड लिम्ब इसी में आता है जो कि 60 होता है, फीमर 2, टिबिया 2, फेबुला 2, पेटेला 2, टार्सल 14, मेटाटार्सल 10, फेलेंजेस 28, ठीक है। अब इसी में हमारा आता है गर्डल्स में पेक्टोरल्स होता है 4, क्लेविकल होता है 2, स्कैपुला होता है 2, पेल्विक होता है 2। तो अपेंडिकुलर की टोटल कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब एक्सियल की बात करें तो एक्सियल में हमारा होता है वर्टेब्रा, स्कल, रिब और स्टर्नम, 4 चीज में ही होते हैं। सबसे पहले हम वर्टेब्रा की बात करें तो सर्विकल में हमारा 7 होता है, थोरेक्स में 12 और ल्यूम्बर में 5 और सैक्रल में 1, कोकिक्स में 1, स्कल में हमारा क्रेनियम में 8, फेस में 14, ईयरोस्कल में 6, हार्ट बोन में 1, रिब के जैसे 12 पैर मतलब 24 हो जाए। स्टर्नम में हमारा सिंगल होता है, ठीक है। अब हमें अपेंडिकुलर को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। अब देखो हम अपेंडिकुलर को देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन हमारा क्या होता है, इट इज द पार्ट ऑफ स्केलेटन दैट इंक्लूड, ये भी क्या है स्केलेटन का पार्ट है जिसमें इंक्लूड होता है अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, पेल्विस। अपर लिम्ब मतलब आर्म शोल्डर मतलब बॉडी के ऊपर वाला पार्ट, और लोअर लिम्ब मतलब नीचे वाला जैसे लेग है, हिप है, कमर वाला, ये कमर वाला पार्ट और ये पैर वाला पार्ट, ठीक है, वो पेल्विस हो गया एक। अब दे मेनली कंसिस्ट ऑफ अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल, ठीक है। इसमें 60, इसमें 60, इसमें 4, इसमें 2 बोन्स हैं सब, ठीक है। अब हम एक एक को डीप में देखेंगे कि अपर लिम्ब हमारी क्या होती है, जहां पे टोटल नंबर ऑफ बोन्स होते हैं आपके 60। और इसमें जो है ह्यूमरस, सबसे पहले की बात करें ह्यूमरस मतलब आर्म बोन
यह क्या है, इट इज लॉन्गेस्ट बोन ऑफ फोर लिम्ब। देखो क्या है, फोर लिम्ब का ये लंबी बोन्स होती हैं। इट इज हेल्पफुल पुश लिफ्ट रोटेशन, और ये कहाँ पे हमें हेल्प करती हैं, कोई किसी भी चीज को पुल करना हो, पुश करना हो, उठाना हो, रोटेट करना हो, ये सारी चीजें में ये हमारी हेल्प करती हैं। उसके बाद अल्ना और रेडियस क्या होती है, दीज टू प्रेजेंट एट लोअर आर्म, ये दोनों हड्डियां होती है लोअर आर्म पर प्रेजेंट होती हैं। रेडियस इज प्रेजेंट एट थंब साइड एंड शॉर्टर दैट अल्ना, रेडियस क्या है, अंगूठे की तरफ ये पाई जाती हैं और अल्ना से थोड़ी सी छोटी होती हैं। कार्पल्स की बात करें तो दीज आर 8 इरेगुलर शेप रिस्ट बोन्स हेल्प इन रोटेशन, हमारे जो रिस्ट में होती है ना 8 इरेगुलर बोन होती हैं, जिसका मतलब शेप होता है इरेगुलर, और किसी भी चीज को रोटेट करवाने में ये हेल्प करती है। मेटाकार्पल की बात करें, दीज आर 5 हैंड फॉर्म पाल्म ऑफ हैंड, ये देखो क्या है, मेटाकार्पल है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मेटाकार्पल में ये छोटे छोटे जो गोटियां होती है हमारे अंगुलियों में, वही सब ये होती हैं। अब फैलेंजेस की बात करें तो फैलेंजेस भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये हमारे फैलेंजेस, दीज आर फिंगर बोन्स कंसिस्ट ऑफ 14 बोन्स, ठीक है, ये 14 बोन्स में होती हैं। ऑल फिंगर कंटेन 3 बोन एक्सेप्ट थंब ओनली 2, थंब में केवल 2 होता है, बाकी हर एक अंगुली में 3-3 होता है। गोटियों की तरह जो छोटी छोटी होती है ना, देखो कट कट है ना, पीछे देखोगे आप ऐसे रहेगा गोटियों की तरह। तो ये फैलेंजेस भी हमारा होगा, बाकी ये ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस का सबका ये यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा होगा। अब हम नेक्स्ट की बात करें तो लोअर लिम्ब का, तो लोअर लिम्ब मतलब टोटल नंबर ऑफ बोन्स 60, यहाँ पे 60 बोन्स होंगे और ईच लोअर लिम्ब कंटेन 30 बोन्स, और प्रत्येक में 30 बोन्स आपके रहेंगे। फीमर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी, हमारे बॉडी में फीमर जो है सबसे लंबी और सबसे मजबूत बोन होती है। टिबिया एंड फेबुला आर 2 बोन्स प्रेजेंट लोअर रीजन, टिबिया और फेबुला जो है ये 2 बोन्स होते हैं जो कि लोअर रीजन में प्रेजेंट होती है। पैटेला इज द सिस्मॉइड बोन प्रेजेंट इन द नी जॉइंट, और देखो हमारे घुटने के जॉइंट पे पैटेला जो होती है सिस्मॉइड बोन्स होती है जो हमारे घुटने में प्रेजेंट होती है, ठीक है। टॉर्सल ये 7 बोन्स अपने साथ रखता है, जैसे कि एंकल में 7 बोन्स होती हैं। अब देखो मेटाटार्सल ये आर 5 बोन्स ऑफ सोल, ये जो सोल में हमारे 5 बोन्स होते हैं उन्हें हम मेटाटार्सल बोलते हैं। फैलेंजेस आर 14 बोन्स दैट फॉर्म्स 2, अब देखो जो पैर का अंगूठा होता है ये 14 बोन से मिलकर बना होता है, उसे हम बोलते हैं फैलेंजेस। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऊपर ये फीमर का स्ट्रक्चर है, नीचे पटेला, टिबिया, फेबुला, टॉर्सल, मेटाटार्सल, फैलेंजेस। अगर यहाँ थ्योरी ना समझ में आएगा, इमेज आप लोग देख के तो इजी वे में आप आइडेंटिफाई कर ही सकते हो, ठीक है। अब पेक्टोरल गर्डल की बात करें तो इट्स प्रेजेंट इन पेयर, अब ये क्या है, पेक्टोरल गर्डल जो है पेयर में प्रेजेंट होता है। इन विच 2 क्लेविकल एंड स्कैपुला प्रेजेंट, अब यहाँ पे देखो 2 क्लेविकल और स्कैपुला प्रेजेंट होते हैं, विच अटैच द बोन्स ऑफ अपर लिम्ब, और ये क्या है अपर लिम्स के बोन से ही प्रेजेंट होते हैं। अब देखो क्लेविकल बोन्स आती है जिसे हम कॉलर बोन भी बोल सकते हैं। इट इज ए नैरो स्ट्रक्चर बोन, ये क्या है जो इसका स्ट्रक्चर होता है ये नैरो स्ट्रक्चर बोन्स होता है, ठीक है। इट प्रेजेंट बोथ साइड ऑफ नेक, और ये गर्दन के दोनों तरफ ये प्रेजेंट होते हैं। स्कैपुला की बात करें ये फ्लैट ट्रायंगुलर शेप बोन होती है दैट कनेक्टेड क्लेविकल टू द ह्यूमरस, और ये क्या है कनेक्ट होती है क्लेविकल से ह्यूमरस तक, इसे हम क्या है सोल्जर बोन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट का, तो हमारा है पेल्विक गर्डल वाला। पेल्विक गर्डल वाला है इट इज हिप बोन्स आल्सो प्रेजेंट इन पेयर, या देखो कमर वाली हड्डी होती है जो कि पेयर्स में प्रेजेंट होती है। इट इज एन इरेगुलर ईच शेप्ड स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ द कोकेक्सिया, अब देखो ये इरेगुलर होते हैं और जो भी शेप इसमें बनते हैं वो कोकेक्सिया के हेल्प से या स्ट्रक्चर की तरह बनते हैं। यहाँ पे आपको देख रहे हो हिप्पोनिया है, इलियम, स्कीयम और प्यूबिस, ये तीनों आपकी अलग अलग हड्डियां यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो आई होप आपका यह भी क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो यूनिट नंबर 2 में हमारा इजी वे में क्लियर हुआ। अब हम यूनिट नंबर 3 की बात करते हैं। तो यूनिट नंबर 3 में हमारा क्वेश्चन आता है डिफाइन इरिथ्रोपोइसिस इन डिटेल एंड एक्सप्लेन इट्स मैकेनिज्म। सबसे पहले आपको इरिथ्रोपोइसिस बताना है और क्या करना आपको मैकेनिज्म भी बताना है, ये सारी चीजें कैसे होती हैं, यहीं से हमारा यूनिट नंबर 3 स्टार्ट होता है। तो अब आप लोग एक बार अपनी अपनी अटेंडेंस लगा लो कि इस लॉन्ग वाली वीडियो हमारे साथ अभी तक कौन कौन जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब देखो इस समय नींद तो बहुत आ रही हो क्योंकि आपका एग्जाम है और आप लोग पढ़ रहे हो, नींद उस सब त्याग दो, ठीक फ्रेंड, जब तक आपका एग्जाम क्लियर ना हो जाए और यह वीडियो जब तक खत्म ना हो जाए, ठीक। तो चलो फिर एक नए एनर्जी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 3, क्योंकि हमारा भी थोड़ा वॉल्यूम का लेवल थोड़ा डाउन हो रहा होगा, आपको तो अनुभव चल ही गया होगा, ठीक है। इरिथ्रोपोइसिस की बात करें तो इरिथ्रोपोइसिस हमारा मेनली क्या होता है, किसी मतलब ब्लड का फॉर्मेशन मींस आरबीसी के फॉर्मेशन को हम बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। मतलब इरिथ्रो मतलब होता है आरबीसी, पोइसिस मतलब होता है फॉर्मेशन, जहां पे हम लोग आरबीसी का फॉर्मेशन करते हैं उन्हें हम बोलते हैं आरबीसी सॉरी इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ओवरऑल अगर कुछ भी नहीं आ रहा है, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो आप लोग इरिथ्रोपोइसिस में लिख दीजिएगा, इरिथ्रोपोइसिस के अंडर में हम लोग आरबीसी का फॉर्मेशन करते हैं। इरिथ्रोपोइसिस द प्रोसेस बाय विच द बॉडी प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल, ऐसी प्रोसेस होती है जहां पे हमारी बॉडी जो है आरबीसी को बनाती है, मींस रेड ब्लड सेल्स को ये बनाती है। अब देखो इरिथ्रोपोइसिस इज लाइक ए फैक्ट्री इनसाइड द बॉडी दैट मेक रेड ब्लड सेल। अब इरिथ्रोपोइसिस क्या है, एक फैक्ट्री की तरह काम करते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जिस फैक्ट्री में हमारा आरबीसी बनता है। दिस सेल्स कैरी ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अगर देखा जाए तो ये सेल क्यों बन रहे हैं, ताकि हमारे बॉडी में अलग अलग पार्ट्स तक ऑक्सीजन की सप्लाई हो सके। ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं, हमारे अलग अलग बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन होते हैं, सभी को ये सप्लाई देते हैं। अब इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो ये सारी चीजें हमारी हो
कैसे रही है, बन कैसा रहा है हमारा आरबीसी। सबसे पहले हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल हम देखते हैं। तो आरबीसी फॉर्मेशन स्टार्ट फ्रॉम द हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल विच प्रेजेंट इन द बोन मैरो। बोन मैरो हमारा हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल प्रेजेंट होता है, जहां पे ये स्टार्टिंग होती है हमारा आरबीसी के फॉर्मेशन का। उसके बाद हम बात करें तो सेल विच सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे है हिमेटोपोएटिक सेल जनरेट माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल। ये क्या है, ये जो हमारे हिमेटोपोएटिक सेल हैं, ये माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल क्या करेंगे, ये जनरेट करेंगे। उसके बाद क्या है, प्रो इरेथ्रोब्लास्ट। प्रो इरेथ्रोब्लास्ट की हम बात करें उसके बाद, तो प्रो इरेथ्रोब्लास्ट हमारा यही होता है, द स्टेम सेल्स बिकम इमेच्योर आरबीसी कॉल्ड प्रो इरेथ्रोब्लास्ट। जो हमारा यहाँ पे स्टेम सेल था ना ऊपर वाले में, वो क्या है, इमेच्योर हो गया, उसके बाद आरबीसी में आ जाएगा। उसके बाद आप इसे क्या बोलोगे, प्रो इरेथ्रोब्लास्ट। ठीक है, इट इज ए लार्जर इमेच्योर सेल विथ राउंड न्यूक्लियस एंड ब्लू क्लियर कलर साइटोप्लाज्म। अब देखो क्या है, ये लार्जर होंगे, इमेच्योर सेल तो होंगे है, और इसमें जो न्यूक्लियस होगा वो राउंड होगा, ठीक है, गोले की तरह न्यूक्लियस होगा। अगर इसके साइटोप्लाज्म का कलर आप लोग देखोगे तो ब्लू ग्रे कलर का होगा। नो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट, अभी इसके अंदर कोई भी हीमोग्लोबिन भी प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद थर्ड की बात करें तो इसमें हमारा आता है इरेथ्रोब्लास्ट। अब इरेथ्रोब्लास्ट की बात करें, एन इरेथ्रोब्लास्ट इज एन इमेच्योर आरबीसी। ये इरेथ्रोब्लास्ट जो अभी भी इमेच्योर आरबीसी है, दैट डेवलप्स फ्रॉम प्रो इरेथ्रोब्लास्ट। और ये कहां से डेवलप होता है, हमारा प्रो इरेथ्रोब्लास्ट से ही डेवलप होता है। ठीक है, अब उसके बाद दीज आर 3 टाइप्स ऑफ इरेथ्रोब्लास्ट। अब ये जो इरेथ्रोब्लास्ट होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं, जैसे कि बेसोफिलिक इरेथ्रोब्लास्ट और पॉलीक्रोमैटिक इरेथ्रोब्लास्ट और आर्थोक्रोमैटिक इरेथ्रोब्लास्ट। ठीक है, अब हम एक एक को ये देखते हैं। अब नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे मतलब अभी आप इतना ही जानो। फोर्थ की बात करें, रेटिक्यूलोसाइट। रेटिक्यूलोसाइट क्या होता है, विदाउट न्यूक्लियस सेल कॉल्ड रेटिक्यूलोसाइट। जिसमें जिस सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है उन्हें हम बोलते हैं रेटिक्यूलोसाइट। बट स्टिल सम क्वांटिटी ऑफ आरएनए इज फाउंड, लेकिन देखा जाए कुछ क्वांटिटी में आरएनए उसमें प्रेजेंट होते हैं। Reticulocytes are released from the bone marrow into blood stream and they are mature within 1 or more 2 days। अब देखो क्या है, रेटिकुलोसाइट आर रिलीज फ्रॉम द बोन मैरो। ये बोन मैरो से रिलीज होंगे और ब्लड स्ट्रीम तक जाएंगे और वह 1 या 2 दिन के अंदर मैच्योर हो जाएंगे। इरिथ्रोसाइट में क्या होगा, मैच्योर आरबीसी। अब ये जो आए थे 1-2 दिन के अंदर, अभी मैच्योर हो जाएंगे। द रेटिकुलोसाइट बिकम फुली मैच्योर आरबीसी। जो हमारा रेटिकुलोसाइट होता है अब वो धीरे धीरे पूरा तरीके से मैच्योर हो जाएगा, आरबीसी का फॉर्मेशन कर लेगा। और इसमें देखो नो डीएनए आरएनए न्यूक्लियस, इसमें क्या है, डीएनए आरएनए न्यूक्लियस कोई भी यहाँ पे कोई भी चीज नहीं पाई जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है, ये राइट ए नोट ऑन ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इसमें आपको ब्लड ग्रुप पे पूरा एक नोट्स लिखना है। तो ब्लड ग्रुप्स आर आल्सो नोन एज ब्लड टाइपिंग। ब्लड ग्रुप को आप क्या बोल सकते हो, ब्लड टाइपिंग भी बोल सकते हो। इट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड। इसमें हम क्या करेंगे कि मतलब ब्लड का पूरा क्लासिफिकेशन ही देखना है। ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। अब आरबीसी के सरफेस पर, ठीक है, एंटीजन हमारे एब्सेंस है या प्रेजेंट है, उसी के अकॉर्डिंग आज हम लोग यहाँ पे ब्लड ग्रुपिंग देखने वाले हैं। इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन मींस ट्रांसफर ऑफ ब्लड सेल्स। अब देखो यह बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, या मतलब अगर आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है तो ये सारी चीज आपको बहुत ही मतलब सावधानी से ये सारी चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब ये होता है कि ब्लड सेल्स का ट्रांसफर करना एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी में। इट हेल्प्स इन डायग्नोसिस ऑफ द सम ब्लड ग्रुपिंग रिलेटेड डिजीज। अब देखो क्या है, ये क्या है, कुछ जो ब्लड से रिलेटेड डिजीज होती है ना उनको डायग्नोस करने में भी यह बहुत ही हेल्प करता है हमारा ब्लड ग्रुपिंग। अब हम देख लेते हैं ब्लड ग्रुपिंग ये होता क्या है। देयर आर 2 मेन ब्लड ग्रुप। अब देखो क्या है, 2 मेन ब्लड ग्रुप हमारे होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पीपुल ब्लड ग्रुप। और जो कि ये लोगों के ब्लड ग्रुप के लिए यही 2 ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक हमारे होते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप और एक हमारे होते हैं आरएच ब्लड ग्रुप। ठीक है, यही दोनों हमारे क्या होते हैं, यही दोनों हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब एबीओ ब्लड ग्रुप की बात करें तो सबसे पहले इसको हम देखते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप क्या होता है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम विच इज बेस्ड ऑन ए एंड बी एंटीजन। ये क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है जो कि ए और बी एंटीजन पूरा डिपेंड करता है। मतलब ये ए और बी कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, हमारे आरबीसी के सरफेस पर ही प्रेजेंट होंगे। एंड सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज ए एंड बी इन प्लाज्मा। और देखो जो एंटीबॉडीज हमारी होगी ए और बी वह प्लाज्मा में सर्कुलेट करती रहेगी। ठीक है, ये तो कहीं जाएगी नहीं। अब देखो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन एंड दियर एंटीबॉडीज फॉर्म 4 टाइप ऑफ ब्लड। जब प्रोटीन और एंटीबॉडी का कॉम्बिनेशन होता है 4 तरह के ब्लड बनते हैं, टाइप ए बी ओ ए बी। ठीक है, 4 तरह के ब्लड सभी को पता होगा। जो टाइप ए होता है इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन ए एंड एंटीबॉडीज फॉर प्रोटीन बी। अब देखो क्या है, प्रोटीन बी के लिए एंटीबॉडीज होती हैं और प्रोटीन ए होती है। ठीक है, उसके बाद टाइप बी की बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन बी। अब प्रोटीन बी ये कंसिस्ट करेगा और एंटीबॉडी इसमें रहेगी प्रोटीन ए।
अब टाइप ओ इट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ एनी प्रोटीन बट है बोथ एंटीबॉडीज, इसमें कोई प्रोटीन नहीं रहेगी लेकिन एंटीबॉडीज तो रहेगी ना। टाइप ए बी की बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन ए एंड बी, ये क्या है प्रोटीन तो कंसिस्ट करेंगे लेकिन कोई एंटीबॉडी नहीं करेंगे। अब आरएच फैक्टर मतलब या तो आरएच सिस्टम कभी 2 मार्क्स का सिंगल क्वेश्चन पूछा जाता है। इट वाज फर्स्ट डिटेक्टेड इन रिसस मंकी, सबसे पहले इसको हम लोगों ने रिसस मंकी में डिटेक्ट किया था। दिस सिस्टम इज मेनली यूज फॉर द, ये सिस्टम क्या है सबसे पहले यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ आरएच एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। अब जो किसी भी आरबीसी के सरफेस पर, ठीक है, ये आरएच जो फैक्टर होते हैं ये प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, उनको ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग आरएच फैक्टर सिस्टम अप्लाई करते हैं। इफ आरएच एंटीजन प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी देन इट इज ए पॉजिटिव, अगर आरबीसी के सरफेस पर आरएच एंटीजन प्रेजेंट है तो वो पॉजिटिव आएंगे और अगर नहीं प्रेजेंट है तो वो नेगेटिव आएंगे। यही हमारा आरएच सिस्टम। अब देखो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फ नोड एंड राइट द फंक्शन। लिम्फ नोड आपको बताना है और इसके फंक्शन को आपको लिखना है। अब लिम्फ नोड क्या होता है, आल्सो नोन एज लिम्फ ग्लैंड्स आर लिम्फेटिक नोड, इसको आप क्या है लिम्फ ग्लैंड या तो लिम्फेटिक नोड्स भी बोल सकते हो। ये दूसरा नाम, एक नाम, 2 नाम, 3 नाम, तो कभी कभी 3 नाम से अगर कोई भी पूछता है तो आप लोग ये लिख के आइएगा। लिम्फ नोड्स आर स्मॉल बीन शेप्ड ऑर्गन, ये क्या है छोटा सा ऑर्गन होता है और बीन शेप्ड का ऑर्गन होता है दैट प्ले क्रिटिकल रोल इन द इम्यून सिस्टम, और हमारे इम्यून सिस्टम में ये क्रिटिकल रोल भी प्ले करता है, भले ही छोटा होता है लेकिन ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है हमारे इम्यून सिस्टम में। दे फिल्टर लिम्फ फ्लूइड एंड वाश, ये लिम्फ फ्लूइड को फिल्टर करता है और ये वाश भी करता है। अब इसके बाद इसमें आ गया आपका स्ट्रक्चर भी आपको इसी में देखना है, ठीक है। तो अब हम स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये है इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पे देख रहे हो आपको कॉर्टेक्स दिख रहा होगा, यहाँ पे कैप्सूल दिख रहा होगा, यहाँ पे पैरा कॉर्टेक्स, यहाँ पे इफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स, इधर आपका मेडुला यहाँ वाला पार्ट है, ये एफरेंट लिम्फेटिक है, ठीक है। तो आप इस फिगर पे स्क्रीनशॉट भी ले लो क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी आएगा तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ये इमेज जो है फिगर इजी में मैं खोज के लाया हूँ आप सभी के लिए, तो आप इसको वहां पे आसानी से बना सको, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, आगे ये 3 पार्ट में कंसिस्ट है, मतलब 3 पार्ट ये देखा गया। तो सबसे पहला पार्ट जो हमारा होता है यह होता है आपका क्या कॉर्टेक्स, ठीक है। अब हम देखते हैं कॉर्टेक्स क्या है, इट इज द आउटर जोन ऑफ डेंसली पैक्ड, ठीक है। ये क्या होता है आउटर जोन होता है, सबसे पहली बात ये है इट इज द आउटर जोन ऑफ द डेंसली पैक्ड लिम्फोसाइट फ्रॉम विच लिम्फ इंटर, जहां से लिम्फ इंटर करते हैं और वहीं पे ये क्या है डेंसली पैक्ड होता है लिम्फोसाइट से, ठीक है। अब पैरा कॉर्टेक्स की बात करें, इट इज प्रेजेंट बिटवीन कॉर्टेक्स एंड मेडुला, ये जो पैरा कॉर्टेक्स होता है ये कॉर्टेक्स और मेडुला के बीच में प्रेजेंट होता है एंड इट्स कंप्राइजेज ऑफ टी लिम्फोसाइट, और ये क्या अपने साथ टी लिम्फोसाइट को कंप्राइज करता है। अब मेडुला की बात करें तो हमारा जो मेडुला होता है इट इज डेंसली ऑक्यूपाइड बाय माइक्रोफेज द बीटा सेल्स, अब बीटा सेल्स मतलब माइक्रोफेज के साथ ये ऑक्यूपाई होता है, अच्छे तरीके से पैक्ड होता है एंड एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा सेल, और वहां पे जो एंटीबॉडी होती है वो प्लाज्मा सेल को प्रोड्यूस करती है। माइग्रेटेड फ्रॉम कॉर्टेक्स इनटू मेडुला, जो कि कॉर्टेक्स से मेडुला तक ये माइग्रेट करती रहती हैं। अब इसके हम फंक्शन की बात करें तो आपसे फंक्शन में पूछा गया था, तो वास्ट मोल फ्लूइड बैलेंस डिटॉक्सिफिकेशन, ये 3 इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। सबसे पहला वास्ट मोल मतलब रिमूव वास्ट टॉक्सिन एंड एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द टिश्यू, हमारे जो टिश्यू या ऑर्गन में से जो एक्सेस फ्लूइड हो जाते हैं ना उनको ये बाहर करता है, और फ्लूइड बैलेंस हमारे अंदर जो मतलब ये देखो मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस बाय रिटर्निंग एक्सेस फ्लूइड टू द ब्लड स्ट्रीम, अब देखो जो एक्सेस फ्लूइड हो जाता है वो ब्लड स्ट्रीम के से ये मतलब रिटर्न कर देते हैं, तो हमारे बॉडी के फ्लूइड को ये मेंटेन कर देते हैं ताकि हमारी बॉडी में मेंटेन बनी रहे। डिटॉक्सिफिकेशन में क्या होता है रिमूव टॉक्सिन एंड हैवी मेटल्स फ्रॉम द बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर जो हैवी मेटल या टॉक्सिन पदार्थ आ जाते हैं उनको ये रिमूव करने में भी हेल्प करता है। हमारा क्या लिम्फ नोड के देख लो छोटी सी चीजें हैं लेकिन फंक्शन इसका कितना डेंजर है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट में हमारा आता है वह है 10 मार्क्स का क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है इलैबोरेट द प्रोसेस ऑफ ब्लड कोगुलेशन, रिकॉग्नाइज डिटेल अबाउट प्रोसेस ऑफ ब्लड कोगुलेशन, ठीक है। ये जो क्वेश्चन ये 3 टाइप से पूछ सकता है, ये पहला टाइप तो ये हो गया। सेकेंड टाइप है डिफाइन ब्लड कोगुलेशन, राइट इन डिटेल अबाउट डिफरेंट स्टेज इन्वॉल्व इन ब्लड कोगुलेशन, और व्हाट इज ब्लड कोगुलेशन, राइट इन डिटेल अबाउट इट्स प्रोसेस। तो सारी चीजें यही एक ही क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन का सोल्यूशन आज आपको एक ही जगह मिलेगा। सबसे पहले आपको क्या बताना है कि ब्लड कोगुलेशन क्या होता है, तब जाके आपको मैकेनिज्म वगैरह ये सब सारी चीजें आपको बताना है, ठीक है। तो हम लोग एक एक पॉइंट को कवर करेंगे इसी में। अब सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन हमें यही तो पढ़ना है, तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कोगुलेशन मतलब क्या होता है। कोगुलेशन मतलब यहाँ पे ब्लड कोगुलेशन की बात की जा रही है, ना कि यहाँ पे हम पानी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे आप ब्लड कोगुलेशन या क्लॉटिंग एक वर्ड से और भी जान सकते हो, और अगर इसे दूसरे वर्ड में देखा जाए तो हीमोस्टेसिस भी कहा जाता है। अब देखो हीमोस्टेसिस में क्या होता है, इट इज ए फिजियोलॉजिकल प्रोसेस दैट अरेस्ट द ब्लीडिंग फ्रॉम द रप्चर्ड ब्लड वेसल थ्रू द ब्लड कोगुलेशन और क्लॉटिंग। अब देखो क्या हीमोस्टेसिस प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पे हमारे कोई भी वेसल जब कहीं पे कट वगैरह लग जाता है तो ये इसे अरेस्ट करती है, और जो रैप्चर्ड वाला पार्ट है उसको क्या है थोड़ा सा मेंटेन करेगी, वहां पे क्लॉटिंग वगैरह का फॉर्मेशन कराती है, उन्हें हम बोलते हैं हीमोस्टेसिस। अब ये देखो 3 में स्टेज इसका होता है, एक वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, एक प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, एक कोगुलेशन। जो ये
ये जो कटा है हमारा ब्लड वेसल्स उसको क्या है रिमूव या कवर करने में ये 3 प्रोसेस हमारी हेल्प करती हैं। अब ये 3 प्रोसेस को हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। जैसे कि किसी को जब चोट लगती है तो बोलते हो यार अब तो खून निकलना बहुत तेजी से, बंद कैसे होगा? तो फिर 2 मिनट बाद आप बोलते हो कि यार खून निकलना बंद हो गया। अब ये खून निकलना जब बंद होता है ना, इसमें 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। यही तीनों प्रोसेस हम देखेंगे कि कैसे हमारा खून जो कब निकल रहा था और कब बंद हो गया। सबसे पहला है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन इज द नैरोइंग और कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। ये क्या होती है, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है ये तो या तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी या तो थोड़ी सी सकरी पड़ जाएगी, ठीक है, मतलब पतली हो जाएगी, विच रिड्यूस ब्लड फ्लो एंड इंक्रीज ब्लड प्रेशर। जाहिर सी बात है अगर पाइप आपकी चौड़ी रहेगी तो क्या है, जो भी आपकी पानी निकल रहा हुआ तो आराम से निकलेगा। जब हम इसी को पतली कर देंगे तो क्या होगा, थोड़ी सी प्रेशर से ये पानी निकलेगा ना, तो वही बात यहाँ पे किया गया है। तो जब हम इसे नैरो कर देंगे तो इंक्रीज ब्लड प्रेशर का जो अमाउंट होगा वो थोड़ी सी बढ़ जाएगा। अब देखो क्या है, यहाँ पे हमारा क्या है, डैमेज हो गया, ठीक है। तो जब हम इसे वैसो मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिए तो थोड़ा सा ये कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब पतली हो गए। अब देखो उसके बाद प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन क्या होता है इन दिस प्रोसेस। जब ये तीनों आप प्रोसेस समझ जाओगे ना तो फिर लास्ट में आपको क्लॉटिंग दिख जाएगी। इन दिस प्रोसेस प्लेटलेट एग्रीगेट एंड फॉर्म प्लग विथ स्टिक्स टू द डैमेज ब्लड वेसल एंड प्रिवेंट टेम्पोररी ब्लड लॉस। अब देखो क्या है, वहां पे प्लेटलेट प्लग का भी फॉर्मेशन होने लगता है और वो क्या करेंगे, जहां पे हमारी वेसल्स कटी हुई थी ना यहीं पे आपके ये एग्रीगेट हो जाएंगे। जब एग्रीगेट हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है अगर कहीं भी कोई भी चीज कटे उकटे हैं तो आके वहीं पे आपको कोई भी चीज छोटे वहीं पे पेस्ट कर दो तो ये प्लेटलेट हमारे जो होते हैं ना आगे यहीं पे पेस्ट हो जाते हैं। तब उसके बाद ये क्या है, सील दिस टेम्पोरली, कुछ समय के लिए ये जो प्लग हमारे होते हैं उस समय के लिए वहां पे उसको सील पैक कर देते हैं। उसके बाद कोगुलेशन हो जाता है हमारे लास्ट में। अब देखो इसमें क्या क्या है, परमानेंट ट्रीटमेंट, ठीक है, कोगुलेशन होता है तो समाप्त हो जाता है। अब स्टेप इन्वॉल्व, इसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं, जैसे प्लेटलेट्स प्लस एयर के साथ जब प्लेटलेट और एयर अपना दोनों कॉम्बिनेशन करेंगे थ्रोम्बोप्लास्टिन बनेगा। थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम के साथ जब ये और प्रोथ्रोम्बिन जब तीनों मिल जाएंगे तो थ्रोम्बिन बनेगा। उसके बाद थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजन जब मिलेंगे तो फाइब्रिन बनेगा। उसके बाद देन फाइब्रिन इज मेक टाइप ऑफ नेट। अब ये जो फाइब्रिन होंगे ये एक जाल के नुमा स्ट्रक्चर बनाएंगे और क्या है, ब्लड के साथ ये रिलेट करेंगे तब जाके ब्लड क्लॉटिंग करा देंगे। अगर देखा जाए तो ब्लड क्लॉटिंग में हमारी जो विटामिन के होती है वही इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करती है, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग में हमारी विटामिन के बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होती है। अब यहाँ पे अगर फैक्टर भी पूछ लिया जाता है तो यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर आपको दिख रहा होगा। तो फैक्टर फर्स्ट में जो हमारा फाइब्रिनोजन है जो कि कन्वर्ट्स टू फाइब्रिन, ठीक है, फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। फैक्टर सेकंड मतलब प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट टू थ्रोम्बिन, और फैक्टर थर्ड जो है टिश्यू फैक्टर, और फैक्टर फोर जो है कैल्शियम आयन, और फैक्टर फिफ्थ जो है प्रो एसिलरिन, और फैक्टर जो हमारा यहाँ पे 6 वाला गायब हो जाता है, 7th वाला है प्रो कन्वर्टिन, और जो 8th वाला है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, और जो 9th वाला है क्रिसमस फैक्टर, और जो 10th वाला है वो स्टुअर्ट पावर फैक्टर है, और जो 11 वाला है वो प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एटिसेंडेंट है, और जो 12 वाला हमारा है वो हैजमैन फैक्टर है, और उसके बाद 13 वाला जो है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर है, और उसके बाद 14 वाला नॉट यूनिवर्सल, अभी इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। ओके फ्रेंड, तो ये सब सारे फैक्टर हैं, आप इसे तो कोई समझा नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको इसे रटना पड़ेगा, और अभी एग्जाम में आ जाए तो आप इसे इसी तरह लिख के आ जाओ। अब ये देखो 3 स्टेप में जो था ना, सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन बनेगा, उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा, उसके बाद फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट होगा। अब देखो यहाँ पे जो फैक्टर भी यहाँ पे पूछा गया ना, अब हम लोग फैक्टर देख लेते हैं। 2 फैक्टर होता है, एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक पैथवे, ठीक है। 2 पैथवे होते हैं, एक ब्लड ट्रामा एक टिश्यू ट्रामा। जब ब्लड ट्रामा हो जाए तब, और टिश्यू ट्रामा हो जाए तब। तो एक्टिवेट प्लेटलेट तो एक्टिवेट होंगे जब फैक्टर नंबर हमारा 12 है ये एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। ए मतलब एक्टिवेट हो गया, उसके बाद ये 11 को एक्टिवेट करेगा, उसके बाद जब ये 11 एक्टिवेट होगा ये 10 के पास जाएगा, 10 को एक्टिवेट करेगा, और 10 एक्टिवेट होगा हमारा कैल्शियम के हेल्प से, ठीक है। अब जो ये 10 एक्टिवेट हो गया, यहाँ पे देखो क्या है, टिश्यू फैक्टर मतलब थर्ड, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ये क्या करेंगे आके ये 7th को एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। 7th ए मतलब 7th एक्टिवेट हो गया। अब ये भी 10th से 10th ए में जब एक्टिवेट होंगे मतलब तो ये कैल्शियम के हेल्प से एक्टिवेट होंगे। अब देखो ये जो दोनों हमारे 10 वाले फैक्टर थे अब दोनों एक्टिवेट हो गए, तो प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम बना लेंगे, और फिर कैल्शियम के हेल्प से प्रोथ्रोम्बिन जो है थ्रोम्बिन के साथ ये फैक्टर सेकंड एक्टिवेट कर लेगा, तो फाइब्रिनोजन हमारा बनेगा। अब फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बन जाएगा, फाइब्रिन भी एक्टिवेट हो गया। तो ये सब क्या है, जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो वहीं पे हमारी क्लॉटिंग हो जाती है। ये जो फाइब्रिन्स होते हैं इनसॉल्युबल प्रोटीन होते हैं जो कि क्लॉट को फॉर्मेशन
फॉर्मेशन में ये हेल्प करते हैं। तो आई होप आपका यह अभी क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करेंगे अपने यूनिट नंबर 4 का। तो यूनिट नंबर 4 जो हमारा ये क्वेश्चन बनता है, एग्जामिन द डिफरेंस बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की हम लोग डिफरेंस यहाँ पे देखेंगे। तो जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो क्या करता है, प्रिपेयर द बॉडी टू रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस और डेंजर। अब हमारे बॉडी को ये खतरों से लड़ने के लिए एकदम तैयार कर देता है, सावधान कर देता है। ठीक है, कोई भी स्ट्रेस आ जाए या डेंजर आ जाए सामने तो आप उसे लड़ सके तो इसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, वो हमारी बॉडी को ये मेंटेन करता है। कौन करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब सेकंड इसमें आता है इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर टू प्रिपेयर द बॉडी फॉर एक्शन। हमारे बॉडी को जब एक्शन लेना पड़ता है तो उस समय हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर भी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। डिक्रीज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और ये क्या है, ये डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स को थोड़े से घटा देंगे और रिलीज स्टोर्ड एनर्जी सोर्स सच एज ग्लूकोज एंड फैटी एसिड। हमारे बॉडी के अंदर जो ये ग्लूकोज और फैटी एसिड स्टोर रहेंगे एनर्जी के टाइप से, ये क्या करेंगे, उसको तब स्टोर रिलीज करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा फिफ्थ होता है, फिफ्थ में क्या है, ओरिजिनेट्स फ्रॉम द थोरेसिस एंड लिम्बर स्पाइनल कार्ड। ये ओरिजिनेट होता है हमारा ये कहां से, थोरेसिस से और लिम्बर स्पाइनल कार्ड से। 6 में अब बात करें, रिलीज नॉरएपिनेफ्रिन टू ट्रांसमिट सिग्नल। सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए ये क्या है, नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज करते हैं और ब्लड फ्लो को डिक्रीज करेंगे और डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ये डिक्रीज कर देंगे और ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, उसके बाद डिक्रीज सैलिवेशन एंड टीयर प्रोडक्शन। टीयर प्रोडक्शन और सैलिवेशन मतलब लार वाली प्रोसेस को और आंसू निकलने की प्रोसेस को ये थोड़ी सी घटा देंगे और अटेंशन को प्रमोट कर देंगे, सावधान हो जाओ। ठीक है, ये थे हमारे सिंपैथेटिक। अब पैरासिम्पैथेटिक की बात करें, जस्ट अगर कुछ भी नहीं आ रहा है, अगर आप लोग एक याद कर लेते हो तो दूसरा जस्ट उसी का उल्टा लिख के आ जाइएगा, ये सब ट्रिक है। ठीक है, हेल्प्स द बॉडी रिकवर फ्रॉम स्ट्रेस एंड प्रमोट रिलैक्सेशन। जो हम लोग स्ट्रेस में गए थे तो वही स्ट्रेस से निकालने के लिए हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाए, वो हेल्प करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और डिक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर, जो हमारा हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ा था उनको घटाने का ये काम करेंगे और डाइजेशन को थोड़ा सा स्टिमुलेट करेंगे ताकि हमारे जो न्यूट्रिएंट्स वो एब्जॉर्ब हो सके हमारी बॉडी में। और ये क्या है, बॉडी जो वहां पे स्टोर एनर्जी थी वो निकल रही थी, यहाँ पे एनर्जी को ये स्टोर करवाएंगे, कंजर्व एनर्जी। ओरिजिनेट फ्रॉम ब्रेन स्टेम एंड सैक्रल स्पाइनल कार्ड। और ये कहां से निकलते हैं, हमारे ब्रेन स्टेम से सैक्रल स्पाइनल कार्ड तक। अब ये देखो ACH को मतलब सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए ये एसिटाइलकोलिन को रिलीज करते हैं। उसके बाद इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, ब्लड फ्लो के मतलब थोड़ा सा बढ़ा देंगे। स्लो डाउन ब्रीथिंग रेट, अब देखो ब्रीथिंग रेट को थोड़ा सा कम करेंगे और सैलिवेशन को इंक्रीज करेंगे, टीयर प्रोडक्शन को भी ये इंक्रीज करेंगे। ठीक है, और हेल्प विद स्लीप एंड रिलैक्सेशन, और ये हमारे बॉडी को पूरी तरीके से मतलब रिलैक्स करेंगे और थोड़ा नींद अच्छी आए, और उसमें भी ये हेल्प करेंगे हमारे जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होते हैं। अब हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारा डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ विजन। अब विजन की फिजियोलॉजी आपको डिटेल में बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे हियर आर द इन्वॉल्व्स डिफरेंट पार्ट ऑफ आई। आई का अलग अलग पार्ट जो है यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, जैसे स्क्लेरा है, कॉर्निया, आइरिस, पीपुल, लेंस, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व हुई होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करें स्क्लेरा की। इट इज द आउटर कवरिंग ए प्रोटेक्टिव टफ व्हाइट लेयर कॉल्ड द स्क्लेरा। ये ऊपर से कवरिंग लेयर होती है और ये व्हाइट होती है, थोड़ी सी टफ होती है, उसे हम बोलते हैं स्क्लेरा। ये हमारे जो आंखों में सफेद वाला पार्ट दिखता है उन्हीं को हम बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में स्क्लेरा, हमारी वही है। अब कॉर्निया की बात करें तो द फ्रंट ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द स्क्लेरा। अब स्क्लेरा के ऊपर जो ट्रांसपेरेंट पार्ट आपको दिख रहा होगा उसी को हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। एंड लाइट इंटर्स आई थ्रू कॉर्निया, और जो जो हमारे आंखों के अंदर लाइट आती है वो कॉर्निया के हेल्प से ही आती है। अब आइरिस की बात करें तो ए डार्क मस्कुलर टिश्यू एंड रिंग लाइक स्ट्रक्चर बिहाइंड द कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे एक मस्कुलर टिश्यू और रिंग लाइक स्ट्रक्चर की तरह हमारी होती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया के पीछे होती है और जिन्हें हम बोलते हैं आइरिस। ठीक है, आप प्यूपिल की बात करें तो ए स्मॉल ओपनिंग इन दिस आइरिस। अब देखो एक छोटी सी ओपनिंग होती है आइरिस में, उन्हें हम बोलते हैं प्यूपिल। अब देखो लेंस क्या होता है, बिहाइंड द प्यूपिल, प्यूपिल के पीछे देयर इज अ ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड लेंस। ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है लेंस। ठीक है, अब रेटिना की बात करें, इट इज ए लाइट सेंसिटिव लेयर। ये क्या होता है, लाइट सेंसिटिव लेयर होता है दैट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस नर्व सेल। इसमें क्या बहुत से नर्व सेल भी कंसिस्ट होते हैं। मतलब अब नर्व सेल की बात आ गई, उसके बाद ऑप्टिक नर्व हमारे ही आ जाते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, कोन्स और रॉड। तो कोन्स हमारा क्या होता है, कौन सा नर्व सेल, यह भी क्या होता है, नर्व सेल होता है दैट आर मोर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। और ये ज्यादा सेंसिटिव होते हैं हमारे ब्राइट लाइट में, मतलब चमकीली लाइट में। दे हेल्प इन कलर विजन, क्योंकि ये कलर विजन में भी हेल्प करते हैं, कोई भी कलर पहचानने में। रॉड्स की बात करें, रॉड आर द ऑप्टिक नर्व सेल
मसल्स दैट आर मोर सेंसिटिव इन डिम लाइट, अंधेरी वाली लाइट में ये क्या है बहुत ही सेंसिटिव हो जाते हैं और ये पेरिफेरल विजन में हेल्प करते हैं, मतलब चारों तरफ की चीजों को देखने में ये हेल्प करते हैं। अब उसी में हमारा पूछा गया था मैकेनिज्म ऑफ विजन। मैकेनिज्म ऑफ विजन की बात करें तो ये देखो इसमें क्या होता है, लाइट रे फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इंटर इनटू आई थ्रू कॉर्निया। अब देखो जो भी लाइट होती है वो क्या है ऑब्जेक्ट से हो करके कॉर्निया के हेल्प से हमारे आंखों में एंट्री करती है। नाउ लाइट पासिस थ्रू एक्वस हैमर एंड एंटर इनटू प्यूपिल, लाइट जो है एक्वस हैमर के हेल्प से पास होके आती है हमारे प्यूपिल तक। नाउ लाइट इंटर इनटू लेंस, अब जो लाइट होती है लेंस में इंटर करती है एंड देन लेंस फोकस द लाइट रे ऑन द रेटिना। अब देखो जो लेंस होता है वो फोकस करता है पूरे रेटिना पे। अब द रेटिना कन्वर्ट इनटू नर्व इंपल्स, अब जो रेटिना होती है नर्व इंपल्स में कन्वर्ट कर देती है विच सेंड टू द ब्रेन थ्रू ऑप्टिक नर्व्स, जो कि ऑप्टिक नर्व्स के हेल्प से वो ब्रेन को जो भी इमेज बनना होता है उसे सेंड कर देती है। अब जब फाइनली ब्रेन तक आ गया तो ब्रेन हमारा उस इमेज को बता देगा कि इस तरह ये इमेज बना है। तो आप जब कोई भी चीज देखते हो तो कितनी लंबी प्रोसेस होती है, आप ये सारी चीजें देख लिए, ठीक है। ये था हमारा मैकेनिज्म ऑफ विजन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग इन डिटेल। अब यहाँ पे हियरिंग की फिजियोलॉजी आपको डिटेल में बता देनी है। अब यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि हियरिंग की फिजियोलॉजी आपको डिटेल में बताना है। तो यह हियरिंग हमारा जो है ईयर के अंडर में आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग, ठीक है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा ईयर क्या होता है, ठीक है। अगर यह क्वेश्चन जो है कभी कभी 10 मार्क्स में आ जाए तो आप लोग ईयर से स्टार्टिंग करेगा, तो मैं 10 मार्क्स अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको कवर कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो क्या है ईयर क्या होता है, तो ईयर इज सेंसिटिव ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हमारी ह्यूमन बॉडी का ईयर जो होता है वह सेंसिटिव ऑर्गन होता है। ह्यूमन बीइंग्स हैव ए पेयर ऑफ ईयर्स ईच प्रेजेंट इन आइदर साइड ऑफ द हेड। हमारे हेड के दोनों तरफ क्या है जो ईयर पाए जाते हैं और ये पेयर में होते हैं, तो सभी को पता है। ईयर इज द ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर द हियरिंग एज वेल एज मेंटेनिंग बॉडी इक्विलिब्रियम। अब देखो क्या है जो ईयर होता है ऐसा नहीं है कि कोई बाहर की चीजें हमें सुनने में हेल्प करता है, ये हमारे बॉडी की इक्विलिब्रियम को भी मेंटेन करने में पूरी हेल्प करता है। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं ईयर का हम लोग स्ट्रक्चर, ये 3 टाइप से होता है, एक एक्सटर्नल, एक मिडिल, एक इंटरनल, 3 टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर आप ईयर में सभी को देख लीजिए, स्ट्रक्चर एक्सटर्नल, मिडिल और इंटरनल। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सटर्नल ईयर की। तो देखो एक्सटर्नल ईयर में हमारे 2 होते हैं, एक ऑरिकल मतलब पिन्ना, एक ऑडिटरी मीटर मतलब ऑडिटरी कैनाल। अब हम ऑरिकल की बात करें मतलब पिन्ना की बात करें तो ऑरिकल कंप्राइज ऑफ थिन प्लेट ऑफ द इलास्टिक कार्टिलेज कवर्ड बाय द लेयर ऑफ द स्किन, द इट कंसिस्ट ऑफ फनल लाइक कर्व्स दैट कलेक्ट साउंड वेव एंड ट्रांसफर देन इनटू मिडिल ईयर। अब देखो ओवरऑल इसका सेंस यही है कि आप अपने ऊपर वाले कान को पकड़ो, जो आपके हाथों से आपका कान मतलब पकड़ में आ जा रहा है, तो उसे आप ही बोलोगे क्या, ऑरिकल मतलब पिन्ना उसे बोलोगे, ठीक है। अब ये क्या है एक कुप्पी की तरह मतलब फनल की तरह होगा, जो क्या करेगा, ये ऊपर वाला पार्ट है, सारी चीजें जो इधर उधर सब आवाज आती है सबको ये अपने अंदर करेगा और अपने अंदर करके ये छोटे से जो कैनाल इसके अंदर भेज देगा, ठीक है। ये होता है ऑरिकल हमारा पिन्ना। अब ये भेजेगा ऑडिटरी कैनाल की हेल्प से। अब ऑडिटरी कैनाल या मीटस क्या होता है, इट इज स्लाइटली कर्व कैनाल सपोर्ट बाय बोन इट इंटीरियर पार्ट एंड कार्टिलेज इन द एक्सटीरियर पार्ट। ये देखो क्या है, जो भी चीजें इसमें जाती है ना तो ये ब्रेन तक ले जाती है। और द कैनाल आर मीटस लाइन विथ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। ये देखो इसकी जो लाइन होती है वो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू की होती है और यह जो लाइनिंग होती है वो स्लाइटली कर्व होती है और जिसका सपोर्ट हमें बोन से मिलता है और ये इंटीरियर पार्ट एंड कार्टिलेज इन द एक्सटीरियर पार्ट, ठीक है। अब देखो एक्सटीरियर पार्ट में ये कार्टिलेज से बना होता है और इंटीरियर पार्ट हमारा जो बोन से इसका सपोर्ट होता है और एपिथेलियल टिश्यू इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब मिडिल ईयर की बात करें हम तो मिडिल ईयर भी बिल्कुल आसान है। मिडिल ईयर में हमारा 2 होता है, एक टिम्पैनिक कैविटी, एक स्टैचियन ट्यूब। अब टिम्पैनिक कैविटी हमारी क्या, अब मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगा तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। टिम्पैनिक कैविटी क्या है, इट इज नैरो फील्ड कैविटी सेपरेटेड फ्रॉम द एक्सटर्नल ईयर बाय टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये देखो क्या है, एक नैरो फील्ड कैविटी है जो कि एक्सटर्नल ईयर को टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के हेल्प से पूरा डिवाइड कर देती है। फॉर्म इनर ईयर बाय द बोनी वॉल, और अंदर क्या है बोनी वॉल के हेल्प से इनर ईयर भी बनाती है। स्टैचियन ट्यूब की बात करें तो स्टैचियन ट्यूब इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। स्टैचियन ट्यूब जो होती है वो 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। दैट इक्वलाइजर्स एयर प्रेशर ऑन द अदर साइड ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये क्या करती है, ये जो दोनों तरफ क्या है हमारे जो एयर प्रेशर होती है ना उनको ये मेंटेन करने की भी ये हेल्प करती है। इट कनेक्ट द टिम्पैनिक कैविटी विथ नेजोफेरिंग्स। अब देखो नेजोफेरिंग्स से टिम्पैनिक कैविटी के साथ ये दोनों कनेक्ट भी हुई होती हैं। अब यहाँ पे आपको जब ये फिगर दिखेगा तो आपका डाउट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारा ईयर पिन्ना मतलब एक्सटर्नल ईयर हमारा इतना होता है और ये क्या है यहाँ से लेके यहाँ तक आपका आउटर ईयर होगा और यहाँ से उसके बाद मिडिल ईयर की बात करें तो ये सब आपके जो इतने अंदर जाओगे आप ना मिडिल ईयर या इनर ईयर यही सब हमारे होते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, आपको यहाँ पे देखेंगे 3 बोन्स, ठीक है, जो इसे आप
मिस बोल सकते हो, इसका ट्रिक है मिस, मतलब मैलियस इनकत स्टेपस, इसको क्या आप ओसिकल बोल सकते हो। और ये क्या करेंगे, एम्पलीफाई का भी काम करेंगे, इसको आप एम्पलीफायर भी बोल सकते हो। यहाँ पे आपको इनर ईयर दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखो क्या है, ये आपको फिगर्स में डाउट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं इनर ईयर। इनर ईयर हमारा क्या करता है और क्या काम इसका है। बोनी लेबिरिंथ में मतलब कंटेंट करता है और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ इसमें होता है। अब बोनी लेबिरिंथ की बात करें, द बोन लेबिरिंथ कंप्राइज ए वेस्टिब्यूल, इसमें क्या है, वेस्टिब्यूल इसमें होता है 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, इसमें 3 सेमी सर्कुलर कैनाल भी होते हैं एंड स्पाइरली क्वाइल्ड कोकेलिया, और अगर देखा जाए तो ये कोकेलिया से पूरे ढके होते हैं और पेरिलिम्फ इसमें भरा होता है। अब मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ की बात करें, द बोनी लेबिरिंथ सराउंडेड द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, ये जो बोनी लेबिरिंथ होता है वो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के हेल्प से पूरा ये घिरा होता है। इट कंप्राइजेस सेंसरी रिसेप्टर, और क्या है, ये सेंसरी रिसेप्टर इसके साथ होता है। अब जो मेन टॉपिक उसमें प्रेजेंट था फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग, अब ये देख लो आप लोग। अब ये अगर हम बेस से स्टार्ट करते हैं तो पूरा डाउट आपका क्लियर होगा। अब हम ये जो सारी चीजें आवाजें सुन रहे हैं कैसे सुन रहे हैं, तो पिना जो होता है हमारा बाहर की आवाज ये कन्वर्ट करके लाता है, ऑडिटरी कैनल को देता है, तो ऑडिटरी कैनल क्या है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को देती है, उसके बाद ओसिकल्स तक आवाज आती है, तो इसके बाद ओवल विंडो के हेल्प से ये कोकेलिया तक आई है। तो कोकेलिया हमारा एक लिक्विड भरा होता है, और जब लिक्विड में हमारी आवाज आती है, आप लोग ये जानो कि जब कोई भी लिक्विड होती है, मान लो कोई तालाब है, तालाब में पानी भरा है, तो इसमें हम लोग जब कोई भी एक कंकड़ फेंकते हैं तो देखो पानी में थोड़ा वेव आने, तरल मतलब वेव मतलब पानी, तो वहां पे थोड़ा वाइब्रेट करने लगता है, ठीक है। तो ये जो कोकेलिया में लिक्विड है, और इधर जब आवाज आती है और कोकेलिया से टकराती है तो इसमें थोड़ा जो आवाज होती है वो एम्पलीफाई हो जाती है, मतलब थोड़ी सी अगर आप आवाज देकर दे रहे हो मतलब 2 का, तो आवाज जो आपका वहां पे 10 में तुरंत कन्वर्ट हो जाएगी, एम्पलीफाई हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हेयर सेल्स पे ये आवाज आती है, तो हेयर सेल्स में ऑडिटरी नर्व तक आ जाती है, ऑडिटरी नर्व क्या ब्रेन तक दे देते हैं, तब जाके हम किसी भी आवाज को सुन पाते हैं। तो ये क्या करोगे आप लोग, ये जो ओवरऑल डायग्राम है इसको आप लोग अपने नोटबुक में तुरंत नोट कर लो, और आपको एग्जाम में अगर आ जाता है तो अगर इस तरह कुछ लिख के आते हो ना, तो टोटल का कंप्लीट नंबर आप पा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहीं पे हमारा क्या है, अब देखो हम डिसऑर्डर भी देख लेते हैं, कभी कभी 2 मार्क्स का भी पूछता है डिसऑर्डर। अब डिसऑर्डर आप ईयर से सबसे पहले क्या है, ईयर इन्फेक्शन, ये तो मोस्ट कॉमन इलनेस है, ठीक है, बच्चों में और इन्फेंट्स वगैरह में। और टिनिटाइटिस भी होता है, जैसे हमारे कानों में कभी मतलब ची की आवाज आती है ना, तो उन्हें बोलते हैं टिनिटाइटिस, ठीक है। अब देखो सम ईयर डिसऑर्डर का रिजल्ट है हियरिंग डिसऑर्डर एंड डीफनेस। अब देखो कुछ ये होते हैं हमारे डिसऑर्डर, ठीक है, जो कि डीफनेस से आता है, जैसे कोई भी मतलब एज के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो कोई बुढ़ा आदमी है उसे सुनाई नहीं देता है, तो ये सब क्या है, डिसऑर्डर होते हैं जो कि डीफनेस के अंडर में आएंगे। अब फंक्शन ऑफ ईयर की क्या है, हियरिंग है, मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम है और कलेक्ट साउंड वेव। सबसे पहला प्राइमरी फंक्शन इसका हियरिंग है, और दूसरा क्या है, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करेगा, तीसरा क्या है, साउंड वेव को भी ये कलेक्ट करेगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द बेसिक एनाटॉमी ऑफ आई विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको आई के ऊपर पूरा डिटेल में लिखना है। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हो एनाटॉमी मतलब होता है स्ट्रक्चर, तो हमें एनाटॉमी अगर आपको पूछ लिया तो आप स्ट्रक्चर जरूर बना के आइएगा, ठीक है। अब देखो यही क्वेश्चन यहाँ पर भी एक अलग तरीके से पूछ लेगा, इलेबोरेट द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ आई विद द राइट डिसऑर्डर। तो ये जो दोनों क्वेश्चन है मैं एक ही आंसर के साथ इसको पूरा डीप में कवर कर दूंगा। तो पहले हम आई से बात करें, तो आई क्या होती है, ह्यूमन आई क्या होती है। इट इज द हाईली स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजन या साइट। ये देखो क्या है, हाईली स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन होते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी चीज को देखने के लिए, ठीक है, विजन या साइट में। ह्यूमन आई इज रफली 2.3 सेंटीमीटर इन डायमीटर। अगर एक ह्यूमन की आंख की देखा जाए तो 2 से 3 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है। ऑलमोस्ट स्फेरिकल बॉल फिल्ड होते सरफेस इज एंड इज ऑलमोस्ट स्फेरिकल बाल फिल विद सम फ्लूइड। ये एक स्फेरिकल बाल की तरह होता है जिसमें कुछ फ्लूइड भरे होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट, और इसमें बहुत से पार्ट होते हैं। अब पार्ट की बात करें तो यहाँ पे ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर है। अब आप लोग स्ट्रक्चर पे एक कमेंट जरूर करिएगा कि स्ट्रक्चर या कैसा बना है। या भी हमारा एक स्टूडेंट ने ही बना के दिया है, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता है तो मैं स्टूडेंट्स का हेल्प ले लेता हूँ, ठीक है। तो आप लोग क्या है इस पर भी कमेंट करिएगा कि ये स्ट्रक्चर कैसा बना है। अब स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई की बात करें तो इसमें देखो ओवरऑल 14 मतलब इन्वॉल्व है। अब 14 यहाँ पे 1 लिखा है ना, तो 1 का मतलब यहाँ पे 1 मतलब ऑप्टिक नर्व। अगर मैं यहाँ लिखता तो ये फिगर थोड़ा सा गंदा हो जाता ना फ्रेंड, तो आप लोग कुछ कॉमन सेंस लगा के 1 का मतलब ऑप्टिक नर्व, 2 मतलब ऑप्टिक डिस्क, ऐसे आप लोग समझ लीजिएगा। अब इसमें इन्वॉल्व होंगे हमारे ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक डिस्क, फॉरवा सेंट्रलिस, रेटिना, स्क्लेरा, कोराइड, सिलरी बॉडी, लेंस और कॉर्निया, प्यूपिल, एक्वस बॉडी और आइरिस। यहाँ पे एक्वस बॉडी को एक्वस हैमर भी आप लोग बोल सकते हो। अब हम एक एक को डिटेल में करेंगे। स्क्लेरा की सबसे पहले बात करें तो ये इससे पहले मैं आपको समझा दिया ना, लेकिन बट आप लोग यहाँ भी समझ लो स्क्लेरा क्या होती है। इट इज द आउटर कवरिंग ए प्रोटेक्टिव टफ व्हाइट लेयर कॉल्ड स्क्लेरा, व्हाइट पार्ट ऑफ द आई। आपकी आंखों में जो सफेद वाली पार्ट दिखती है और आउटर कवरिंग वाली जो, उसी को हम लोग बोलते हैं स्क्लेरा। अब कॉर्निया क्या होती है, द फ्रंट
एक्सटर्नल ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ स्क्लेरा। अब स्क्लेरा के जो सामने होती है एक ट्रांसपेरेंट पार्ट, उन्हें हम बोलते हैं कॉर्निया, और इसी की हेल्प से कॉर्निया में मतलब लाइट क्या है इंटर करती है हमारे आंखों में। अब उसके बाद आइरिस क्या होता है, ए डार्क मस्कुलर टिश्यू एंड रिंग लाइक स्ट्रक्चर बिहाइंड द कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे एक डार्क मस्कुलर टिश्यू की तरह और रिंग लाइक स्ट्रक्चर की तरह होता है, जिन्हें हम बोलते हैं आइरिस। अब प्यूपिल की बात करें, ए स्मॉल ओपनिंग इन द आइरिस नोन एज प्यूपिल। अब आइरिस में एक छोटी सी ओपनिंग होती है जिन्हें हम लोग बोलते हैं प्यूपिल। इट्स साइज इज कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ आइरिस। इसकी साइज जो होती है वो आइरिस की हेल्प से ही कंट्रोल की जाती है, किसकी, प्यूपिल की। अब इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट दैट इंटर द आई, और यह क्या करता है हमारे आंखों में कितनी ज्यादा मतलब लाइट की अमाउंट आनी है उसको यह कंट्रोल करता है। अब लेंस की बात करें तो बिहाइंड द प्यूपिल, ठीक है, प्यूपिल के पीछे देयर इज अ ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर, एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं लेंस। बाय द एक्शन ऑफ सिलरी मसल, सिलरी मसल के एक्शन से इट चेंज इट शेप टू फोकस लाइट ऑन द रेटिना, ये अपना शेप भी चेंज करता है जैसे कि रेटिना पे कोई भी लाइट आती है तो। अब देखो ये रेटिना क्या होता है, इट इज लाइट सेंसिटिव लेयर, ये क्या है, लाइट सेंसिटिव लेयर है दैट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस नर्व सेल। इसमें क्या है, बहुत से नर्व सेल आ जाते हैं, और इट कन्वर्ट्स इमेज फाउंड बाय द लेंस इनटू इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस एंड देन ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व। और क्या करेंगे, ये जो नर्व, ये जो फिगर बना है उसमें ये क्या है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू ये आगे की तरफ ब्रेन की तरफ भेजेंगे और वहां पे ऑप्टिक नर्व धीरे धीरे इन्वॉल्व होने लगेंगे। अब देखो ऑप्टिक नर्व क्या होता है, ये दो टाइप का होता है, एक कोन्स होता है, एक रॉड होता है। अब कोन्स की बात करें तो कोन्स मींस कोन्स आर नर्व सेल, ये एक नर्व सेल्स होता है दैट आर मोर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, और ये ब्राइट लाइट में बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है। दे हेल्प इन कलर विजन, और ये क्या है, किसी भी कलर को कैसे हमें देखना है ये उसमें हेल्प करता है, ठीक है। रॉड्स क्या है, रॉड आर द ऑप्टिक नर्व सेल्स दैट आर मोर सेंसिटिव टू डिम लाइट। ये देखो रॉड वाले होते हैं, ये भी ऑप्टिक नर्व सेल होते हैं जो कि डिम लाइट में ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, और ये चारों चीजों की तरफ को देखने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद इसके फिजियोलॉजी और डिसऑर्डर अभी हमारे इसमें छूट रहा है, हम ये फिजियोलॉजी देख लेते हैं। विजन की फिजियोलॉजी क्या होती है, जैसे हम कोई भी चीज देख रहे हैं तो उसको कैसे देख रहे हैं, पूरी फिजियोलॉजी। लाइट रे फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इंटर इनटू आई थ्रू कॉर्निया। अब देखो क्या है, सबसे पहले कोई भी लाइट आती है, पहले इस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी, ऑब्जेक्ट के बाद हमारे कॉर्निया तक आएगी, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ऑब्जेक्ट में पड़ती है ना, लाइट रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पेड़ से आ रही है, उसके बाद आई में जो कॉर्निया है उसमें एंट्री कर रही है। नाउ लाइट पास थ्रू एक्वासाइमर एंड एंटर इनटू प्यूपिल, एक्वासाइमर के पास करते हुए ये प्यूपिल तक एंट्री करेगी हमारी जो लाइट रहेगी। नाउ लाइट इंटर इनटू लेंस, अब देखो जो लाइट रहेगी वो लेंस में इंटर करेगी, देन लेंस फोकस लाइट रे ऑन द रेटिना, उसके बाद लेंस फोकस करेगा हमारे रेटिना पे। द रेटिना कन्वर्ट इनटू नर्व इंपल्स, जो रेटिना होती है वो नर्व इंपल्स में कन्वर्ट करेगी, व्हिच सेंड टू द ब्रेन थ्रू ऑप्टिक नर्व, और जो भी सिग्नल्स आएंगे उन्हें क्या है ब्रेन तक वो ट्रांसफर करेगी ऑप्टिक नर्व्स के हेल्प से। उसके बाद लास्ट में जब हमारे ब्रेन तक आ जाएगा कोई भी इमेज, उसको हम लोग इजी वे में विजुअलाइज या देख सकते हैं, ठीक है। ये था पूरा फिजियोलॉजी हमारे ब्रेन वो उसका आई का। अब डिसऑर्डर ऑफ आई की बात करें तो आई में कौन कौन से डिसऑर्डर या डिजीज हो सकते हैं। सबसे पहला जो कॉमन होता है कंजक्टिवाइटिस होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारी जो आंखें होती है वो थोड़ी सी इन्फ्लेम्ड हो जाती है, मतलब थोड़ी सी लाल दिखने लगती हैं। इट में अकर ड्यू टू बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्शन या एलर्जी, या किसकी वजह से होता है, या तो एलर्जी की, या तो वायरल इन्फेक्शन की, या तो बैक्टीरियल की वजह से ये हो सकता है। जैसे कि कब एक बार निकला था ना आई फ्लू, तो सबकी आंखें लाल हो रही थी ना, उन्हीं को बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस। जब हमारे आंखों में इन्फ्लामेशन होने लगे, मतलब जलन वगैरह होने लगे, लाल हो जाए तो उन्हें बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस। अब कलर ब्लाइंडनेस मतलब रतौंधी जब हो जाए, जब हमें साफ साफ नहीं दिखता है, और यह होता है मतलब हेरिडिटी की वजह से, या तो ऑप्टिक नर्व या रेटाइनल डिजीज किसी को भी रहे तो कलर ब्लाइंडनेस होता है। अब नाइट ब्लाइंडनेस मतलब क्या होता है, सॉरी फ्रेंड, यहाँ कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है, ना कि नाइट ब्लाइंडनेस। ये कलर ब्लाइंडनेस जब किसी को कलर को हम लोग नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब होता है रतौंधी। डिफिकल्ट इन विजन इन नाइट, रात में देखने को बहुत दिक्कत होती है। इट मे बी ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ रेटिनॉल, मतलब विटामिन ए की कमी से ये होती है हमें नाइट ब्लाइंडनेस। अब मायोपिया की बात करें तो डिफिकल्टी इन सीइंग द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, अब देखो दूर की चीजें हम लोग आसानी से नहीं देख पाते हैं, उन्हें बोलते हैं मायोपिया। और हाइपरमेट्रोपिया में जब हम करीब की चीज अच्छे से नहीं देख पाते हैं उन्हें हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। एक होता है दूर दृष्टि दोष, एक होता है निकट दृष्टि दोष, और ये होता है रतौंधी, और ये होता है कलर वाले जब देखने में असमर्थ हो। ये सब होते हैं हमारे आई के डिसऑर्डर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा आता है अलग ही यूनिट नंबर 5। तो यूनिट नंबर 5 में जो हमारा क्वेश्चन बनेगा वह है ब्लड सर्कुलेशन। डिफाइन मैकेनिज्म ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। आपको ब्लड सर्कुलेशन का मैकेनिज्म को डिटेल में लिखना है। अब यहाँ पे देखो आपका ब्लड सर्कुलेशन भी स्टार्ट हो चुका है। ब्लड सर्कुलेशन मतलब होता है ब्लड का सर्कुलेट। अब ब्लड सर्कुलेट कैसे करता है, कहाँ से जाता है, कैसे ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड से कैसे ऑक्सीजनेटेड, ये सारी चीजें हम लोग ब्लड सर्कुलेशन में ही सीखते हैं।
अब देखो द हार्ट इज ए वाइटल ऑर्गन। हार्ट क्या होता है? एक वाइटल ऑर्गन होता है दैट पंप्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, जो क्या करता है पूरे बॉडी में हमारे ब्लड को ये पंप करता है। कौन? हमारा हार्ट। मींस क्या है? जो हमारा हार्ट होगा ये हमारे पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करता है। सीधे सीधे ये जानो। द मेन फंक्शन ऑफ हार्ट इज टू सर्कुलेट द ब्लड टू ऑल ओवर द बॉडी। मेन फंक्शन अगर हार्ट का देखा जाए तो हमारे पूरे बॉडी में ब्लड की सप्लाई करने का काम ही हमारे हार्ट का होता है। अब देखो ये सारी चीजें होती कैसे हैं। अब देखो नीचे आपको दिख रहा है बॉडी टिश्यू, ठीक है, जहां पे CO2 मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का स्टार्टअप होता है। उसके बाद वो जाता है वेना कावा में, ठीक है। तो वेना कावा से के बाद राइट आर्टरी में जाता है। अभी आपका ब्लड क्या है? डीऑक्सीजनेटेड जा रहा है, ठीक है। राइट आर्टरी में जाता है, वहां पे ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, उसको क्रॉस करते हुए राइट वेंट्रिकल में जाता है और उसको फिर पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है, ठीक है। तो अभी भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर एंटर करेगा हमारे लंग्स में और लंग्स के बाद लंग्स में प्योरीफाई हो करके निकलेगा, वो निकलेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ठीक है। जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में निकलेगा उधर पल्मोनरी वेन्स में आएगा, उसके बाद लेफ्ट आर्टरी में आएगा, फिर बाइकस्पिड वाल्व की हेल्प से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, उसके बाद एओर्टा में आएगा, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर यही प्रोसेस जो है पूरी चलती रहेगी। इसी हम बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन, मतलब ब्लड का कैसे सर्कुलेट कर रहा है। अब इसको थ्योरेटिकल देख लो। अगर थ्योरी अगर वहां पे ओवरऑल समझ गए होंगे तो थ्योरी आप लोग बनाकर भी अपने से लिख सकते हो। ड्यूरिंग सर्कुलेशन, जब सर्कुलेशन होता है, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स डिलीवर टू द टिश्यू एंड CO2 वास्ट मटेरियल कैरी अवे फ्रॉम द टिश्यू। अब देखो क्या है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे टिश्यू तक डिलीवर हो जाते हैं और जो CO2 वास्ट मटेरियल होते हैं वो हमारे टिश्यू से दूर चले जाते हैं। अब ये डिवाइड इनटू टू वे। अब देखो टू वे होते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन। दो ट्रैक सर्कुलेशन होते हैं। सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल ओवर बॉडी। जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में पहुंच जाता है तो वो सिस्टमिक हो जाता है। और पल्मोनरी होता है जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पूरे फ्रॉम बॉडी टू लंग्स, बॉडी से जब लंग्स तक जाते हैं हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो उन्हें हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो ये दोनों सर्कुलेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या है, फर्स्टली ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब O2 पंप इनटू लेफ्ट आर्टरियम। ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट आर्टरियम में हम लोग पंप कराते हैं फ्रॉम लंग्स थ्रू पल्मोनरी वेन्स। अब देखो लंग्स से करवाएंगे पल्मोनरी वेन्स की हेल्प से। लेफ्ट आर्टरियम पंप ब्लड इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल। जो हमारा लेफ्ट आर्टरियम होता है वो ब्लड को पंप करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में बाइकस्पिड वाल्व के हेल्प से। देन दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप टू ऑल बॉडी। अब देखो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पंप होगा पूरे ऑल बॉडी थ्रू एओर्टा इन द बॉडी, जो बॉडी में एओर्टा प्रेजेंट है उसके हेल्प से। उसके बाद ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स डिलीवर्ड एंड CO2 वास्ट कैरीड। अब देखो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट जो है वो डिलीवर हो जाएंगे और CO2 वास्ट भी उसी के साथ रहेंगे। Then this deoxygenated blood pump into right atrium through inferior and superior vena cava। अब देखो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो भी राइट आर्टरियम में ये पंप होंगे इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा के हेल्प से। उसके बाद राइट आर्टरियम पंप ब्लड इनटू राइट वेंट्रिकल थ्रू ट्राइकस्पिड वाल्व। अब देखो राइट आर्टरियम पंप ब्लड इनटू राइट वेंट्रिकल। ये जो राइट आर्टरियम रहेगा वो ब्लड को पंप करेगा राइट वेंट्रिकल में ट्राइकस्पिड वाल्व की हेल्प से। और जो वाल्व होते हैं कोई भी जो ब्लड है वो पीछे की तरफ ना मुड़े, इसी के लिए हम लोग उसको रोकने के लिए हम लोग वाल्व का मतलब यूज कर लेते हैं, या तो वाल्व उसी को हम लोग बोलते हैं। नाउ दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप इनटू लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये फिर पंप करेगा लंग्स को पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से। उसके बाद CO2 रिलीज, O2 कैरी एंड फर्दर स्टार्ट सर्कुलेशन। CO2 रिलीज होगा, ऑक्सीजन अपने साथ रहेगा और वहीं से फिर ये प्रोसेस क्या है लगातार चलती रहेगी। इसे हम बोलते हैं क्या? ब्लड सर्कुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है इसी में 10 मार्क्स। एलिबोरेट द लेयर एंड चैम्बर ऑफ हार्ट। यहाँ पे बताना है आपको लेयर और चैम्बर ऑफ हार्ट के बारे में, ठीक है। तो हम चैम्बर और लेयर की बात करें तो फ्रेंड्स अगर इस तरह का क्वेश्चन आपका आ जाता है सबसे पहले आप डिटेल में बताओगे कि हार्ट क्या होता है, देन लेयर देन चैम्बर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हार्ट का। अब देखो ये हार्ट क्या होता है। द हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन दैट पंप्स ब्लड इनटू होल बॉडी। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि हमारे पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करता है, ठीक है। और ये क्या है? इट इज रफली कोन शेप्ड हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। ये क्या है? रफली कोन शेप्ड मतलब कोन शेप्ड की तरह होता है और एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन मतलब थोड़ा से खोखले तरह का ये होता है। एक कम से कम 10 सेंटीमीटर का मतलब इसकी लंबाई जो है 10 सेंटीमीटर होती है। वेट जो है 250 ग्राम मतलब 250 ग्राम एडल्ट फीमेल में होता है और 300 ग्राम एडल्ट मेल में होता है। इसकी लोकेशन की बात अगर करें, इट इज लाइज ऑन द थोरेसिस कैविटी, ठीक है। ये थोरेसिस कैविटी में होता है और ये थोरेसिस कैविटी कहां से? लंग्स और बिहाइंड स्टर्नम के तक ये थोरेसिस कैविटी का ये स्पेस होता है। वहीं पे हमारा जो हार्ट होता है ये प्रेजेंट होता है। अब लेयर ऑफ हार्ट की बात करें जो कोई मेन क्वेश्चन आपका पूछा गया है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। पेरी मतलब होता है ए प्रोटेक्टिव सैक अराउंड द हार्ट। हार्ट के सबसे ऊपर वाली पार्ट जो उसको हार्ट को प्रोटेक्ट
प्रोटेक्शन देगा उन्हें हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। अब देखो ये पेरिकार्डियम ये थिन फाइब्रस सैक दैट सराउंड एंड प्रोटेक्ट द हार्ट, ये थिन होते हैं, फाइब्रस सैक होते हैं जो कि हमारे हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इट्स लाइक ए प्रोटेक्टिव कवरिंग दैट कीप द हार्ट सेफ, और ये प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह काम करते हैं, तब जाके हमारा हार्ट जो है वो सेफ और सुरक्षित रहता है। अब इसके फंक्शन की बात करें तो पहली बात तो क्या है, हार्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। दूसरी बात क्या है, हार्ट को अपने ही प्लेस पे उसको प्रोटेक्ट होल्ड करने का काम कर, जैसे हार्ट यहाँ प्रेजेंट है तो उसको पकड़े रहेंगे उसी जगह पे, इधर उधर ना जाओ तुम। अब देखो टू टाइप के होते हैं, फाइब्रस पेरिकार्डियम और सीरस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम जो होता है द आउटर लेयर मेड अप ऑफ टफ फाइब्रस टिश्यू, ये आउटर लेयर होता है जो कि टफ या फाइब्रस टिश्यू की हेल्प से बना होता है। सीरस पेरिकार्डियम द इनर लेयर होता है, ये इनर लेयर होते हैं मेड अप ऑफ थिन मेम्ब्रेनस टिश्यू, ये थिन मेम्ब्रेनस टिश्यू से बनते हैं दैट प्रोड्यूसेस फ्लूइड, और ये क्या करते हैं फ्लूइड को प्रोड्यूस करते हैं। अब मायोकार्डियम की बात करें तो मायोकार्डियम क्या होता है, द मायोकार्डियम इज द मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट वाल, ये हार्ट वाल का मिडिल लेयर होता है जो कि कार्डियक मसल सेल से बना होता है, ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है पंपिंग एक्शन के लिए। अब इंडोकार्डियम की बात करें, ये सब देखो कभी कभी 2 मार्क्स का पूछता है। अब इंडोकार्डियम की बात करें, इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, ये क्या है सबसे अंदर वाला पार्ट है, क्योंकि लास्ट है तो अंदर वाला, इंडो मतलब इनर, इनर मतलब एकदम अंदर वाला, ठीक है, इनर पार्ट होता है और मेड अप विद थिन लेयर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, और ये किससे बना होता है, एपिथेलियल टिश्यू के थिन लेयर से बना होता है। इट प्रोवाइड द स्मूथ लाइनिंग फॉर द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, हार्ट के चैम्बर पे ये स्मूथ लाइनिंग भी प्रोवाइड करता है एंड कवर्स द वॉल ऑफ हार्ट, और हार्ट के वॉल को ये कवर भी करता है। अब इसी में हमारा पूछा गया है कि चैम्बर, कितने चैम्बर होते हैं आपके हार्ट में, तो चैम्बर ऑफ हार्ट, ठीक है, यहां पे मैं बात करूं चैम्बर का तो हार्ट इज मेड अप ऑफ 4 चैम्बर विच हेल्प इन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं जो कि ब्लड के सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं। 4 चैम्बर क्या है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब ये एक को हम डीप में देखते हैं तो राइट एट्रियम हमारा क्या होता है, रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा द सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा, ठीक है, थ्रू सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा के हेल्प से। एक्ट एज रिजर्वायर फॉर ब्लड, ये ब्लड के लिए रिजर्वायर का भी काम करता है, अलाउइंग इट टू फ्लो इनटू द राइट वेंट्रिकल, और अब भर करके राइट वेंट्रिकल को अलाउ कर देगा भाई अब हमारे यहाँ का ब्लड तुम ले लो, ठीक है। राइट वेंट्रिकल, अब देखो ये राइट वेंट्रिकल जब दे दिया ये क्या करेंगे, रिसीव ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम, ये राइट एट्रियम से ब्लड को रिसीव कर लेंगे। पंप्स ब्लड थ्रू द पल्मोनरी वाल्व इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वाल्व के हेल्प से पल्मोनरी आर्टरी तक ये ब्लड को पंप कर देंगे, विच कैरी इट टू द लंग्स फ्रॉम ऑक्सीजनेटेड, जहां की जो हमारा ब्लड होता है वो लंग्स तक चला जाता है, किस लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए। अब ये CO2 था ना, अब वो ऑक्सीजनेटेड होगा वहां पे जाके, उसके बाद लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी वेन्स। अब देखो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब तो हो गया वो आ जाएगा हमारा पल्मोनरी वेन्स में, ठीक है, सॉरी फ्रेंड, ब्लड फ्रॉम द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी वेन्स के हेल्प से ब्लड हमारा आएगा, एक्ट एज रिजर्वायर फॉर ब्लड। अब लेफ्ट आर्टरियम जो होता है यह भी ब्लड के लिए रिजर्वायर ही होता है, अलाउइंग इट टू फ्लो इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल, अब जब अपने अंदर का ब्लड ये लेफ्ट वेंट्रिकल को छोड़ देगा, भाई अब तुम ले लो हमारे यहाँ का ब्लड। अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, रिसीव ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड को रिसीव करेगा, पंप्स ब्लड थ्रू द एरोटिक वाल्व इनटू द एरोटा, एरोटिक वाल्व के हेल्प से एरोटा को ये ब्लड पूरा पंप कर देगा, विच कैरी इट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी, उसके बाद जो हमारी बॉडी होती है थोड़ी सी रेस्ट कंडीशन में आ जाती है और ये फिर प्रोसेस ये चलती रहती है, ठीक है। तो हमारी जो यूनिट नंबर 5 था ये भी ऑलरेडी खत्म हो गया, ठीक है। तो ये जो हमारी सीरीज थी वो यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 5 तक ये टोटल कवर हो चुकी है। अगर आपको ये 2 मार्क्स वाली भी वीडियो देखनी है और गेस्ट पेपर भी देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को तुरंत चेकआउट कर सकते हो, ये दोनों वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं, ठीक है। तो हम मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा, बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। और अगर आप अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।